अध्याय 901। आप स्वर्गीय न्यायालय से आते हैं। टूटा हुआ स्पिरिट बेस आश्चर्यजनक रूप से अपने आप बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में यह पूरी तरह से तलवार बन चुका था, हालांकि यह पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। यह विधि सरणी को लागू करने का एक तरीका था जिस पर लिन शेन ने शोध किया था, जिससे आत्मा आधार अपने आप बढ़ सकता था। हालांकि इसका मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं था। यह मांस और रक्त की मरम्मत नहीं कर सकता था या कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। लिन शेन अभी भी शोध कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यह स्पिरिट बेस के अलावा किसी और चीज़ पर प्रभावी है या नहीं। डेमन बोन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह स्पिरिट बेस तलवार को ध्यान से देख रहा था। स्पिरिट बेस की मरम्मत करने की क्षमता ब्रह्मांड में दुर्लभ नहीं थी। कई तरह की शक्तियां इसे हासिल कर सकती थीं, लेकिन हर प्रकार की सत्ता एक मौलिक आधार पर निर्मित होती है। इसका मतलब यह था कि आधार के भीतर की आत्मा नष्ट नहीं हुई होगी। अगर आत्मा चली गई होती तो भले ही आत्मा आधार में दरारें चीक कर दी जाती, लेकिन आत्मा आधार खुद बर्बाद हो जाता। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक सामग्री के रूप में किया जा सकता था जिसका कोई खास मूल्य नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो और होश खो बैठा हो। चाहे आप शरीर की कितनी भी अच्छी तरह मरम्मत कर लें, यह बेकार था। आप मरे हुए को वापस जीवित नहीं कर सकते थे। वर्तमान में ब्रह्मांड में ऐसा कोई नियम या शक्ति नहीं थी जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सके। ऐसी कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं थी। कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित करना आसान था, लेकिन स्पिरिट बेस के भीतर आत्मा को पुनर्जीवित करना लगभग असंभव था। लिन शेन ने आत्मा आधार तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके अंदर की आत्मा नष्ट हो गई। अब न केवल ये पुनर्जीवित हो गई थी, बल्कि इसके अंदर की आत्मा भी ठीक हो गई थी, जो लगभग पुनरुत्थान की शक्ति थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें क्या लगता है ये किस कानून से संबंधित है? लिन शेन ने डेमन बोन से पूछा। वह खुद भी लॉ मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अगर डेमन बोन कुछ समझ पाता तो उसके लिए भी फायदेमंद होता। मैं नहीं जानता। डेमन बोन ने अजीब भाव से अपना सिर हिलाया। पुनरुत्थान की शक्ति ऐसी चीज है जो तब तक अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए जब तक कि संसार में वास्तव में देवता न हो। अचानक डेमन बोन का चेहरा बदल गया, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। वह एक कदम पीछे हट गया और लिन शेन को भयभीत होकर देखने लगा। तुम्हारा सेलेस्टियल कोर्ट से क्या रिश्ता है? क्या मुझे दिव्य न्यायालय से संबंधित होना चाहिए? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डेमन बोन ने अचानक उसे सेलेस्टियल कोर्ट से क्यों जोड़ दिया। ये सच है, आप दिव्य न्यायालय से होंगे। ब्रह्मांड में किसी के पास मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने की शक्ति नहीं है, सिवाय दिव्य न्यायालय के प्राणियों के। जितना अधिक डेमन बोन बोलता गया, उतना ही उसे लगा कि उसका निर्णय अविश्वसनीय रूप से सही था। लिन शेन को देखते हुए उसकी आंखों में डर का भाव था। अगर मैं कहूं कि मैं दिव्य न्यायालय से नहीं हूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? लिन शेन ने कहा। हाँ, आप दिव्य न्यायालय से नहीं हैं, मुझे कुछ नहीं पता। डेमन बोन ने तुरंत बार बार सिर हिलाया। लिन शेन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। दिव्य न्यायालय के नाम ने ही डेमन बोन को इस हद तक भयभीत कर दिया था। लेकिन आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन का इरादा केवल डेमन बोन को थोड़ा डराना था, ये देखने के लिए कि क्या वह उससे कुछ जानकारी उगलवा सकता है। लेकिन कौन जानता था कि डेमन बोन लिन शेन के सामने घुटने टेक देगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अमर से मेरी जान बख्शने की भीख मांगता हूँ। डेमन बोन को अब समझ में आया कि किंगलुआन हेपिन, जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, उसे लिन शेन ने लापरवाही से ठीक कर दिया था, और इसके अलावा इसका उपयोग केवल उसके द्वारा ही किया जा सकता था। अब उसे समझ में आया कि क्यों इतने सारे अमर लोग उसे इतना सम्मान देते थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय कानून क्षेत्र के लोग भी लिन शेन की आज्ञाओं का आज्ञाकारी रूप से पालन करते थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी महान आत्मा संचार तकनीक का लिन शेन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, और इससे भी अधिक ये समझ में आया कि लिन शेन हर चीज़ के प्रति इतने उदासीन क्यों दिखाई देते थे। दिव्य न्यायालय। ये व्यक्ति दिव्य न्यायालय से होना चाहिए। क्या आप दिव्य दरबार में गए हैं? लिन शेन ने उदासीनता से पूछा। अमर को जवाब देने के लिए, मैं भाग्यशाली था कि मैंने दिव्य न्यायालय को उतरते हुए देखा, जिसमें तारा प्रणाली का पुनर्निर्माण करने की सर्वोच्च शक्ति थी। डेमन बोन ने कांपती आवाज में कहा। अपने मन में उसने उस अविस्मरणीय दृश्य को याद किया जहां एक तारा प्रणाली के सभी ग्रहों को पुनः आकार दिया गया था। अनगिनत आधार उत्परिवर्तन जीव, यहां तक कि अमर जीव भी, उस प्रणाली के भीतर पतली हवा से उत्पन्न हुए थे, और यह सब एक व्यक्ति के एक शब्द के कारण हुआ था। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो किसी अमर के पास हो, यह उसकी समझ से परे थी। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने वह चमत्कार देखा था, जिसके कारण डेमन बोन को एक बोध हुआ, जिसके कारण वह विशालकाय रिंग स्टार पर एकांत में रहने लगा, तथा आशा करता था कि वह अपने ज्ञान का लाभ उठाकर अपने स्वयं के कानून क्षेत्र को तोड़ सकेगा।
अफसोस की बात है कि इतने वर्षों तक विशालकाय रिंग स्टार पर खुद को एकांत में रखने के बावजूद वह अभी तक स्वर्गीय कानून क्षेत्र में चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया था। एक उन्नत मधुमेह विरोधी फॉर्मूला 90 दिन की धन वापसी गारंटी। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। ये प्रतिभा या जन्मजात क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि यह कि उसने जो चमत्कार देखा था उससे उसे वह समझ और ज्ञान मिला जो उसके लिए नहीं था। वह जिस क्षेत्र में पहुंचने की आकांक्षा रखता था वह उसकी अपनी क्षमताओं से मेल नहीं खाता था, जिसने उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की, अन्यथा वह पहले ही स्वर्गीय कानून क्षेत्र में पहुंच चुका होता। आपने जो दिव्य दरबार देखा, क्या कोई उतरा था? लिन शेन ने फिर पूछा। मैंने दिव्य न्यायालय के द्वार पर केवल एक अमर को खड़ा देखा, जो दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था, इतना उज्ज्वल कि मैं उसका असली चेहरा नहीं देख सका। मैंने केवल नाम सुना। उस अमर ने दक्षिणी शाश्वत सम्राट होने का दावा किया। दानवस्थी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। लिन शेन को केवल जैद सम्राट के बारे में पता था। जब वह सेलेस्टियल कोर्ट में गया तब तक उसने अमर आत्मा संरक्षण का चयन नहीं किया था। उसे जैद सम्राट द्वारा चालाकी से अपना चयन करने के लिए मजबूर किया गया था और वह अन्य सेलेस्टियल कोर्ट अमर आत्माओं से अनजान था। हालांकि ये देखते हुए कि दानवस्थी इस हद तक डरा हुआ था, दक्षिणी अनंत सम्राट संभवतः एक भयानक अस्तित्व था। लिन शेन को इस बात पर बहुत संदेह था कि दिव्य न्यायालय में वे प्राणी वही थे जिन्हें युजुवांजी ने इस ब्रह्मांड के सच्चे संप्रभु, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले प्रशासक के रूप में संदर्भित किया था। लिन शेन को युजुवांजी के आभासी ब्रह्मांड की परिकल्पना पर पूरा विश्वास नहीं था, न ही वह यह मानता था कि दिव्य न्यायालय की अमर आत्माएं किसी प्रकार की प्रशासक थीं। लिन शेन को लगा कि दिव्य न्यायालय की अमर आत्माएं उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय जाति होंगी, जो सर्वोच्च कुल से भी अधिक विकसित होंगी। जिस प्रकार मनुष्य और चींटियां एक ही ग्रह पर सह अस्तित्व में रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आमतौर पर चींटियों के जीवन से सरोकार नहीं रखते, न ही वे चींटियों की लड़ाई में हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि मनुष्य चींटियों की तुलना में बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली कुछ क्रियाएं, जो विशेष रूप से चींटियों को लक्षित नहीं होती हैं, चींटियों के लिए विनाशकारी आपदा ला सकती हैं। केवल एक बात अभी भी लिन शेन को हैरान कर रही थी, जैद सम्राट स्पष्ट रूप से उसका अमर आत्मा संरक्षण था, तो वह जैद सम्राट को क्यों नहीं बुला सकता था? अपने सामने डेमन बोन को देखते हुए लिन शेन ने आह भरी और कहा, डेमन मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वास्तव में सेलेस्टियल कोर्ट से नहीं हूँ। आपकी तरह मैंने इसे केवल एक बार देखा है। ये सुनकर डेमन बोन ने अचानक अपना सिर उठाकर लिन शेन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि वह उसे घूर रहा था, उसके शब्दों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात है, मैंने तुम्हें गलत समझा। डेमन बोन को कुछ एहसास हुआ। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ जैसे कि वह अभी हुई घटनाओं को भूल गया हो, और बेपरवाही से बोला, मिस्टर लिन शेन, चूंकि हम दोनों ने दिव्य दरबार देखा है, यह एक तरह का भाग्य है जो हमें अनिवार्य रूप से अपना बनाता है। इसलिए मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। वास्तव में मेरे पास अभी भी जायंट रिंग स्टार पर एक चाल है। लिन शेन शब्दों से चौंक गया। उसने भी इस संभावना पर विचार किया था कि डेमन बोन के पास अन्य चालें हो सकती हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन बोन खुद इसे स्वीकार करेगा। चूंकि हम भविष्य में अपने अपने लोग होंगे, इसलिए मैं अपने ही लोगों में से किसी पर यह चाल नहीं चला सकता। मैं अभी जाकर इसका समाधान कर दूंगा, डेमन बोन ने जोर से कहा, जबकि वह अपने आप से सोच रहा था, इस आदमी का निश्चित रूप से सेलेस्टियल कोर्ट से एक महत्वपूर्ण संबंध है। ये सिर्फ इसे देखने जितना आसान नहीं है। चूंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ अज्ञानता का नाटक करूंगा और इस अवसर का लाभ उठाकर उसका भला चाहूंगा। की आंख डेमन बोन द्वारा छोड़ा गया प्रत्युपाय उन हजारों ग्राउंड स्टेबिलाइजिंग स्टैक से भी अधिक दुर्भावनापूर्ण था। यदि उसने सचमुच इन उपायों को सक्रिय कर दिया तो विशालकाय रिंग स्टार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से डेमन बोन ने लिन शेन को सेलेस्टियल कोर्ट से किसी के रूप में गलत समझा और लिन शेन का पक्ष पाने की उम्मीद में उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने यह अंतिम उपाय बताया। लिन शेन ने पहले ही डेमन बोन को बता दिया था कि उसका सेलेस्टियल कोर्ट के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि डेमन बोन को इस पर विश्वास नहीं था, इसलिए ये लिन शेन की चिंता का विषय नहीं था। लिन शेन ने तब स्टार शिरा की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर डेमन बोन ने कहा कि वास्तव में स्टार शिरा की कई आंखें हैं, एक छोटे तारा प्रणाली के भीतर छोटी आंखें और तारा समूहों, सुपर क्लस्टर्स और यहाँ तक कि कॉस्मिक वेब के भीतर बड़ी आंखों को स्टार शिराएं माना जा सकता है। प्रत्येक तारा शिरा की अपनी आंख होती है, जो तारा प्रणाली के क्यूई फॉर्चून का स्थान होता है, तथा ये वे स्थान होते हैं जहाँ आधार उत्परिवर्तन भूमि विकसित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। क्योंकि ब्रह्मांड में विभिन्न जातियों द्वारा अधिग्रहित ग्रह वे हैं जहां टेलीपोर्टर्स द्वारा पहुंचा जा सकता है, इसलिए ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों द्वारा कब्जाए गए ग्रह इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं, जबकि बड़ी संख्या में तारा प्रणालियां अभी भी अविकसित हैं। हालांकि चूंकि इन तारा प्रणालियों तक टेलीपोर्ट करना असंभव है तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत क्षमताएं अत्यंत लंबी दूरी की ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए केवल कुछ ही ग्रहीय संसाधन हैं जिनके लिए संघर्ष किया जा सकता है।
केवल कुछ ही विशेष योग्यता वाले अमर प्राणी ही टेलीपोर्टर्स का उपयोग किए बिना अज्ञात तारा क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। अज्ञात तारा क्षेत्रों में और भी अधिक अज्ञात तारा शिरा की आंखें हैं। डैमन बोन ने पहले भी एक अज्ञात तारा क्षेत्र में कदम रखा था और वहां कई तारा शिराओं की खोज की थी। उनमें से एक स्टार वेन थी जो अकल्पनीय रूप से डरावनी थी। वह केवल दूर से उसे देखने का साहस कर सका और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप जिस स्टार वेन की बात कर रहे हैं वह कितनी भयानक है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। वह जगह एक तारकीय कब्रिस्तान है जिसमें अरबों मृत तारे भरे हुए हैं। यहाँ तक कि अमर लोग भी वहाँ एक इंच भी हिलने के लिए संघर्ष करते हैं और अगर वे सावधान नहीं रहे तो हमेशा के लिए फंस सकते हैं, डैमन बोन ने सोच समझकर कहा। वे मृत तारे एक विशेष तारा शिरा बनाते हैं जिसे मैं नरक की आंख कहता हूँ। पूरी तारा शिरा घातक है, लेकिन इस तारा शिरा की आंख मृत्यु के भीतर एक जीवन रेखा है। बेजोड़ मजबूत क्यूई फॉर्चून की भूमि है और वहाँ एक अकल्पनीय बेस म्यूटेशन भूमि पैदा होनी चाहिए। क्या अंदर जाने का कोई रास्ता है? लिन शेन बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी जगह उसे अपना तीसरा निर्वाण प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ये संभव है, लेकिन हमें एक अमर व्यक्ति को खोजना होगा जो काफ़ी मजबूत हो, स्थानिक संचरण में कुशल हो या एक समय श्रृंखला अमर हो ताकि हम तारकीय कब्रिस्तान तक पहुंच सकें, डैमन बोन ने समझाया। अज्ञात में जाने के लिए हमें या तो खुद को परिवहन करने के लिए अंतरिक्ष श्रृंखला की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए या समय की गति को धीमा करने के लिए समय श्रृंखला का उपयोग करना चाहिए ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच सकें। अन्यथा आज के सबसे तेज ब्रह्मांडीय जहाज को भी वहां पहुंचने के लिए शायद हजारों या दसियों हजार साल लगेंगे, और वह भी तब जब हम किसी ऐसे तारा प्रणाली से शुरू करें जो अपेक्षाकृत नज़दीक हो। दूर से इसमें और भी अधिक समय लगेगा। ये सुनकर लिन शेन का दिल धड़क उठा। तियान जियू वास्तव में स्पेस सीरीज का धर्म राजा है, लेकिन मदद के लिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। यान रूयू के हाथ में एक स्पेस पेन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका इस्तेमाल स्टेलर कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही लिन शेन विचार कर रहा था, डैमन बोन ने आगे कहा, स्टेलर ग्रेवयार्ड बहुत खतरनाक है। एक शक्तिशाली स्पेस सीरीज विशेषज्ञ की सहायता के साथ भी वहां की स्थिति ज्यादातर आसन खतरे वाली है और नर्क की आंख तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अगर आप स्टार वेन की आंख देखना चाहते हैं तो एक नज़दीकी अविकसित तारा प्रणाली में एक विशाल स्टार वेन है जिसने एक अमर भूमि को पोषित किया होगा और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। मैं एक बार वहां गया हूं और स्टार सिस्टम के निर्देशांक प्रदान कर सकता हूं। स्पेस सीरीज इमोर्टल की मदद से हम सीधे उस स्टार वेन की आंख तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लिन शेन ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि यह कोशिश करने लायक है। स्टेलर कब्रिस्तान वास्तव में बहुत खतरनाक था, लेकिन डैमन बोन ने जिस जगह का उल्लेख किया था वह देखने लायक थी। हालांकि उससे पहले उसे यान रूयू से पूछना होगा कि क्या पेन उसे वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। लिन शेन ने यान रूयू को ढूंढा और उससे निजी तौर पर पूछा कि क्या वह किसी अज्ञात तारा क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो सकती है। यान रूयू ने एक पल सोचा और कहा, चमत्कारी खाली पेन को पृथ्वी कानून क्षेत्र से एक अंतरिक्ष श्रृंखला अमर प्राणी के आत्मा आधार से प्राप्त किया गया था। इसमें स्थानिक संचरण की क्षमता है और संचरण की दूरी के संदर्भ में बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि यह ऐसी जगह है जहां केवल हजारों या दसियों हजार प्रकाश वर्ष की यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, तो चमत्कारी खाली पेन की अपनी ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी, इसे अतिरिक्त ऊर्जा रिफिल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें सुरक्षित निर्देशांक की पुष्टि की आवश्यकता है। अन्यथा अगर हम ब्लैक होल जैसे क्षेत्रों में टेलीपोर्ट करते हैं तो अमर भी जीवित नहीं बच पाएंगे। यह एक बार में कितने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है? लिन शेन ने कुछ सोचने के बाद पूछा। यान रूयू ने कहा, टेलीपोर्ट करने के लिए जितना ज्यादा पदार्थ होगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन ने 1 मिनट के लिए गणना की। दानव हड्डी को निश्चित रूप से उसके साथ जाना होगा, नहीं तो उसे धोखा दिया जाएगा। यदि इसमें कुछ ही लोग शामिल होते तो केवल वह और यान रूयू ही काम कर सकते थे। अचानक लिन शेन के मन में एक विचार आया और उसने यान रूयू को देखा। क्या चमत्कारी खाली पेन हमें स्काई पिनेकल स्टार तक पहुंचा सकता है? बेशक, लेकिन स्काई पिनेकल स्टार पर सीधे टेलीपोर्ट न करना सबसे अच्छा है। युद्ध के दौरान स्काई पिनेकल स्टार ने एक लॉ बैरियर को सक्रिय किया हो सकता है जो स्थानिक संचरण को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से त्रुटियों का कारण होगा। इसलिए यदि आप स्काई पिनेकल स्टार पर जाना चाहते हैं तो किसी नज़दीकी क्षेत्र में टेलीपोर्ट करना सबसे अच्छा है। आप किसी निर्जन ग्रह को चुन सकते हैं या सिर्फ तारों वाले स्थान में भी जा सकते हैं। मेरे पास वहां के निर्देशांक हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको अभी वहां ले जा सकता हूं, यान रूयू ने कहा। क्या इसमें ज्यादा जोखिम है? लिन शेन को लगा कि यह एक अवसर है। जबकि सेलेस्टियल रेस अराजकता में थी, स्काई पिनेकल स्टार पर स्थिति की जांच करना अच्छा होगा। यदि सेलेस्टियल रेस हार के करीब थी तो उसे पहले से योजना बनाने की आवश्यकता होगी।
यदि दिव्य जाति के पास कोई बड़ी समस्या नहीं होती तो वह सम्राट तियानशु के पास वापस आकर खड़ा हो सकता था। कोई श्रेय नहीं, लेकिन कम से कम कठिनाई साझा कर सकता था। इसमें बहुत ज्यादा जोखिम नहीं होना चाहिए। विद्रोही अभी भी उस स्टार सिस्टम में प्रवेश नहीं कर पाए हैं जहां स्काई पिनिकल स्टार स्थित है। यान रुयू ने सेलेस्टियल नेट पर ताज़ा खबरें देखीं। सेलेस्टियल रेस की उथल पुथल को पूरा ब्रह्मांड देख रहा है और पॉपकॉर्न खा रहा है। अभी तक सेलेस्टियल रेस के साथ मित्रवत कुछ जातियों ने मदद के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। चलो पहले स्काई पिनिकल स्टार पर एक नज़र डालते हैं, लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और अंत में स्काई पिनिकल स्टार की यात्रा करने का फैसला किया। तियानशुन के साथ अपने निर्णय पर चर्चा करने के बाद तियानशुन ने भी महसूस किया कि इस पर एक नज़र डालना आवश्यक था। इस कठिन परीक्षा का मतलब ये था कि भले ही दिव्य जाति विजयी हो गई हो, एक बड़ा फेरबदल अपरिहार्य था। ये लिन शेन के लिए दिव्य जाति के भीतर अपनी सेना स्थापित करने का एक बड़ा अवसर था। केवल विशालकाय रिंग स्टार से चिपके रहने से यहाँ के संसाधन कई अमर प्राणियों का समर्थन नहीं कर पाएंगे। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन ग्रहों और उन टेलीपोर्टेशन हब ग्रहों पर नियंत्रण पाने के अवसर का लाभ उठाना सबसे अच्छा होगा, जो रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तियानशुन के साथ विस्तृत योजना बनाने के बाद लिन शेन ने यान रुयू और चमत्कारी खाली पेन की शक्ति का उपयोग करके तारामंडल के एक ग्रह पर टेलीपोर्ट किया जहां स्काई पिनिकल स्टार स्थित था। सम्राट को स्वार्थ त्यागने के लिए राजी करना। तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे, अपने सम्राट को, मौत के घाट उतारना चाहते हो? सम्राट तियानशु ने मंच से गरजते हुए कहा। महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, हम कभी भी आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ची दो ने अपने शब्दों को जोर से बोलते हुए कहा। विद्रोह भयंकर है और सभी कोर विद्रोहियों के खिलाफ बेतहाशा लड़ रहे हैं। हालांकि हमारे सैनिक सिर्फ मांस और खून के हैं, जो अमर प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलिदान बहुत बड़ा है, भस्मीकरण बहुत गंभीर है। हमें उम्मीद है कि महामहिम उनकी कठिनाइयों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं और उन्हें स्थिति को स्थिर करने और विद्रोहियों को हराने के लिए और अधिक संसाधन प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमारी दिव्य जाति का गौरव बहाल हो सके। वे कुछ चाहते हैं, मैं उन्हें सब कुछ देता हूँ, सम्राट तियानशु गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। परिवार का खजाना पहले ही खाली हो चुका है। आप मुझसे और सहानुभूति दिखाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या महामहिम इस वर्ष के करों को माफ़ करने पर विचार कर सकते हैं ताकि हमारी जाति को इन कठिन समयों में मदद मिल सके? एक दो ने भी आगे आकर कहा। कर क्या? तुमने जो कर वसूले हैं उनका मुझसे क्या लेना देना है? क्या मैं पहले ही परिवार का खजाना खोलने के लिए सहमत नहीं हो गया हूँ? क्या तुमने वह सब नहीं ले लिया जो तुम ले सकते थे? तुम्हें और क्या पैसा चाहिए? क्या तुम मुझे जिंदा खाल उतारकर संतुष्ट होना चाहते हो? सम्राट तियानशु ने उत्तेजित होकर अपने शाही सिंहासन की भुजाओं पर थपथपाया। उसकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल रही थीं। महाराज, बड़ी तस्वीर महत्वपूर्ण है। जब तक हमारी जाति बची रहेगी तब तक बहुत सारा पैसा होगा। चलो अब इन मामलों पर झंझट न करें। अगर हमारी जाति खत्म हो गई तो पैसे का क्या उपयोग होगा? कृपया पुनर्विचार करें, तियान कबीले के एक वरिष्ठ मंत्री तियान लियांगचेन ने भी आगे आकर कहा। कृपया पुनर्विचार करें, महामहिम। हॉल में दिव्य जाति के वरिष्ठ मंत्रियों ने सम्राट तियानशु से एक स्वर में विनती की। पहली बार तियान, ची और अनुकुलों की सेनाएं इतनी एकजुट थीं। दिव्य जाति का जीवन और मृत्यु दांव पर लगा होने के कारण इस समय किसी ने भी जवाब देने का साहस नहीं किया। आप सभी, बहुत अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छा। आप सारा दोष मेरे सिर पर मर रहे हैं। हमारी जाति के पतन का सारा दोष मेरा है, क्योंकि मैं पैसा जारी नहीं करता। अगर हम जीतते हैं तो आप मेरा पैसा ले लो और श्रेय का दावा करो। अगर हम हारते हैं तो ये सब मेरे स्वार्थ के कारण होगा और आपके वफादार मंत्रियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरी गलती है। तो आपको पैसा चाहिए, है ना? तो आओ, आप में से प्रत्येक एक चाकू ले लो। देखो कि तुम मेरे शरीर से कितना खून और मांस नोच सकते हो। उन सभी को पैसे के लिए बेच दो। सम्राट तियानशु ने एक चाकू निकाला, उसे महान हॉल के फर्श पर फेंक दिया। एक क्षण के लिए दिव्य जाति के वरिष्ठ मंत्री एक दूसरे की ओर देखते रहे। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। सम्राट तियानशु गंदा खेल खेल रहा था, बिल्कुल बेशर्मी से। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर कि कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सम्राट तियानशु शाही सिंहासन से नीचे उतरे, चाकू उठाया और ची दो पर तानते हुए कहा। ची दो, भगवान ची परिवार के दूसरे भवन के स्वामी, हमारी दिव्य जाति के दूसरे सबसे बड़े विशेषज्ञ। मुझे आपकी हवेली याद है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। आपके परिवार के पास कितनी खदानें, बेस म्यूटेशन और वेकेशन स्टार हैं। आप पैसे क्यों नहीं खर्च करते? इतने विशेषज्ञ आप अपने घर की रक्षा के लिए दुश्मनों को मारने के लिए अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं हैं? इसके बजाय आप यहाँ पैसे के लिए एक मरते हुए बूढ़े व्यक्ति को मजबूर कर रहे हैं। क्या ची परिवार, जो पीढ़ियों से प्रतिष्ठित नेताओं को पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित है, इस तरह से व्यवहार करता है? बस पैसे के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं।
महाराज, ची दो और ची परिवार के लोग अचंभित रह गए, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करने लगे। फिर भी सम्राट तियानशु ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया, चाकू को अंधों की ओर इशारा करते हुए कहा, अंधो, तुम्हारे परिवार के ग्रह ची दो से कम नहीं होने चाहिए, है ना? तुमने कितना पैसा दिया है? तुम्हारे अन परिवार के दूसरे भवन से कितने लोग अग्रिम मोर्चे पर गए हैं? तुम सब बहुत अमीर हो, फिर भी एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं हो, मुझ पर दबाव डाल रहे हो, मेरा खून पीना चाहते हो और मेरा मांस खाना चाहते हो, है ना? तुम सब आओ, अपने सम्राट को मार डालो, मेरी हड्डियों को तोड़कर मज्जा बना लो, सफाई से और खुशी से खाओ। सम्राट तियानशु ने चाकू जमीन पर फेंक दिया, अपने वस्त्र को खींचते हुए अपनी दुबली छाती को दिखाया। अपना गुस्सा शांत करें, महाराज। वरिष्ठ मंत्रियों ने जल्दी से झुककर समझाने की कोशिश की। एनी पास ही एक कुर्सी पर बैठे थे, उनकी पलकें नहीं उठ रही थीं, मानो वे सोने वाले हों। आन, ची और तियान कुलों में से कई लोगों ने उसकी ओर देखा, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि वे चाहते थे कि वह आगे आए और गतिरोध को तोड़े। फिर भी अन्यी बिना हिले डुले बैठा रहा, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास न हो कि हर कोई उसे ही देख रहा है। एनयी, वे सब तुम्हें देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि तुम मेरी खाल नोचो, मेरा खून निकालो, मेरा मांस नोचो। सम्राट तियानशु ने सबसे पहले एनयी को संबोधित करते हुए कहा। आनयी, जैसे कि अभी अभी किसी स्वप्न से जागी हो, खड़ी हुई और सम्राट तियानशु को हल्का सा झुकाया। हमारे कबीले की स्थिति गंभीर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कबीले की चिरस्थायी विरासत पर विचार करें और इस संकट को हल करने के लिए व्यक्ति का बलिदान करें। अन्यी की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। अन्यी के साथ मिलकर वे निश्चित रूप से सम्राट तियानशु को आज पैसे देने के लिए मजबूर कर सकते थे। आह अन्यी, तुम भी मेरा खून पीना और मेरा मांस खाना चाहती हो? सम्राट तियानशु ने क्रोधित होते हुए भी कहा, तो आओ, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम मेरी जान चाहती हो तो मेरे पास यही एक जान है। देखो कि क्या मेरी हड्डियां तुम कृतघ्न विश्वासघाती दुष्टों को खिला सकती हैं जो अपने स्वामी की अवहेलना करते हैं और जिनके पास न तो राजा है और न ही पिता। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। जैसे ही अन्यी ने ये शब्द कहे, न केवल सम्राट तियानशु अचंभित रह गया, बल्कि हर कोई दंग रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे लोग सम्राट तियानशु को इस स्थिति में धकेलने की हद तक चले गए थे, वह भी केवल धन के लिए। यदि उनके पास धन नहीं होता तो वे सम्राट तियानशु को इस हद तक अपमानित क्यों करते? तो फिर तुम क्या चाहते हो? सम्राट तियानशु ने अन्यी को संदेह भरी नजरों से देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अन्यी क्या चाहती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्यी ने धीरे से अपना सिर उठाया, सीधा खड़ा हुआ और शांति से सम्राट तियानशु से बोला, मैं केवल महाराज से उस व्यक्ति की बलि देने के लिए कहता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट तियानशु की आंखें ठंडी चमक उठीं और वे अन्यी पर टिक गईं। अन्यी ने कुछ नहीं कहा। तीनों कुलों के वरिष्ठ मंत्रियों की चकित निगाहों के सामने उसके शरीर से निकली रोशनी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, जो बड़े हॉल से होकर आसमान में फैल गई। चमकदार रोशनी ने आकाश शिखर तारे जैसे विशाल ग्रह को घेर लिया और प्रकाश से ढकी हर चीज स्थिर अपनी जगह पर जमी हुई प्रतीत हुई। उड़ती हुई रोशनी में आनयी ने शांति से सम्राट तियानशु को देखा। उसके वस्त्र और सफेद बाल लहरा रहे थे, जिससे उसका राजसी कद प्रकट हो रहा था, मानो कोई दिव्य दानव उतर आया हो। ची दो और अन दो के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे अन्यी की कानूनी शक्ति को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे बच नहीं सकते। ऐसा नहीं था कि वे हिल नहीं सकते थे, बल्कि ऐसा लगता था कि उनका शरीर एक अनंत चक्र में फंसा हुआ था, जो चाहे वे कैसे भी हिलें, लगातार अपनी पिछली अवस्था और स्थिति में लौट आता था। आनयी के प्रकाश में सब कुछ लगातार घूमता रहा, क्योंकि चक्रण बहुत तेजी से हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ रुक गया है। आनयी, आपने अंततः समय और स्थान के दोहरे श्रृंखला स्वर्ग कानून क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। अफसोस, समय और स्थान के दोनों राजाओं की उपस्थिति में, भले ही आपके पास दोहरे स्वर्ग कानून हो, आप अंततः एक धर्म राजा नहीं हैं। सम्राट तियानशु के शरीर में रोशनी चमक उठी, लेकिन उनका रंग ग्रे था। इस धूसर प्रकाश की शक्ति से सुरक्षित होकर सम्राट तियानशु लूपिंग से बच निकला। मैंने कभी राजा बनने की आकांक्षा नहीं की, अन्यी ने शांतिपूर्वक कहा और सम्राट तियानशु की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। भयावह प्रकाश, एक रक्षक प्रकाश दूत की तरह, भी अन्यी के कदमों के साथ आगे बढ़ा। राजा बनने की आकांक्षा नहीं, सब बकवास हैं। सम्राट तियानशु ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चारों ओर की धूसर रोशनी और भी प्रचंड हो गई, एक पतित देवदूत की तरह अन्यी की रोशनी के साथ मिल गई। स्वर्गों की लड़ाई। धर्मराजा। तियानजुए परिवार के बगीचे में लगभग जम चुका तियानजुए एक विशेष रूप से निर्मित व्हीलचेयर पर बैठा था, जिसे एक युवा और सुंदर सेलेस्टियल महिला ने धक्का देकर बाहर निकाला। ज्यू, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? महिला ने बेचैनी से शून्य में भागती हुई ग्रे और सफ़ेद रोशनियों को देखा और कहा। मैं और क्या कर सकता हूँ? तियानजुए का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा अपरिवर्तित रहा, उसकी आंखों में केवल उदासी का एक निशान दिखाई दिया।
महिला ने धीरे से आह भरी और असहाय होकर कहा, हमारा परिवार हमेशा सम्राट के करीब रहा है। अगर एनजी जीत जाती है तो हमारे परिवार के आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं। तियानजुए ने कहा, चाहे वह सम्राट तियानशु हो या एनजी, ब्रह्मांडीय क्षेत्र में जीवित रहना और हमारे महान वंश की स्थिति को बनाए रखना कोई अकेले नहीं कर सकता। इस समय कोई भी हमारे परिवार को निशाना नहीं बनाएगा, उन्हें अभी भी हमारी जरूरत है। लेकिन सम्राट तियानशु के करीबी दरबार का वह सुंदर लड़का तियानशुन, मुझे चिंता है कि आन परिवार इस मामले को लेकर अड़ा रहेगा और हमारे परिवार के लिए चीजें मुश्किल बना देगा। महिला ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह वही है और हम हैं। दिव्य जाति को हमारी जरूरत है। इसके अलावा ये निश्चित नहीं है कि एनई जीत सकता है, तियानजुए ने आश्वस्त किया। ऐसा कहा जाता है कि एनई अंतरिक्ष श्रृंखला के स्थानिक धर्मराजा हैं। सम्राट तियानशु इतने सालों से उपेक्षा कर रहे हैं। महिला ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इशारा स्पष्ट था। अफवाहें विश्वसनीय नहीं हैं। आंगी कभी भी स्थानिक धर्मराजा नहीं रहा है। असली स्थानिक धर्मराजा वह गद्दार तियानजियू है, तियानजुए ने उदासीनता से कहा। क्या यह नहीं कहा गया था कि यद्यपि तियानजियू अंतरिक्ष श्रृंखला का है, वह अंगी से नीचे है? अन्यथा उस समय अंगी ने तियानजियू को कैसे हराया? महिला थोड़ा हैरान थी। अगर हम प्रतिभा और योग्यता की बात करें तो तियानजियू उस पीढ़ी की दिव्य जाति में सर्वश्रेष्ठ था। न तो एनजी और न ही सम्राट तियानशु उसकी तुलना कर सकते हैं। अगर उसका चरित्र समस्याग्रस्त न होता तो सम्राट तियानशु के लिए सिंहासन पर दावा करना मुश्किल होता, तियानजुए ने ठंडे स्वर में कहा। उस समय सम्राट तियानशु और एनजी ने मिलकर तियानजियू को हराया था, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। अगर वह स्थानिक धर्मराजा नहीं होता तो वह कैसे बच सकता था? पिछले कई सालों से अफवाहें फैल रही हैं कि एनी स्थानिक धर्मराजा है और तियानजियू उसके अधीन है, जिसे पराजित कर दिया गया है और वह भाग गया है। ये सिर्फ बदसूरत सच्चाई को छुपाने के लिए है। मैं समझ गई, महिला ने राहत की सांस ली। तो एनी स्थानिक धर्मराजा नहीं है। भले ही सम्राट लापरवाह रहा हो, आखिरकार वह अभी भी प्रकाश गुट का धर्मराजा है। इस लड़ाई में एनी के पास ज्यादा मौके नहीं होने चाहिए, है ना? एनी के स्वभाव के साथ वह इतना अनिश्चित कुछ क्यों करेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशु इतने सालों से बदचलन और बेअदब रहा है, ये कहना मुश्किल है कि क्या उसके पास अभी भी अपनी पूर्व युद्ध शक्ति है। और वह ही अब दोहरी श्रृंखला स्वर्ग कानून में अंतरिक्ष और समय दोनों में महारत हासिल करता है। हालांकि वह धर्मराजा नहीं है, ये दोनों कानून बेहद शक्तिशाली हैं। अब जब वे विलीन हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि वह धर्मराजा से कमतर हो, अन्यथा वह इस बार कोई कदम उठाने का विकल्प नहीं चुनता। यह अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है कि कौन जीतेगा या हारेगा। लेकिन आखिरकार एक धर्मराजा अभी भी एक धर्मराजा है और संभावनाएं बेहतर होनी चाहिए, तियानजुए ने कहा। महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ग्रे और सफ़ेद रोशनी ने लगभग शून्य को ढक लिया। सम्राट तियानशु और एनई दोनों ही स्काई पिनेकल स्टार को नष्ट नहीं करना चाहते थे और उन्होंने शून्य में युद्ध करने का फैसला किया, जिससे स्काई पिनेकल स्टार को गंभीर क्षति से बचाया जा सका। इस समय सेलेस्टियल रेस के प्रमुख परिवार आपातकालीन बैठकें बुला रहे हैं और इस स्थिति से निपटने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे सम्राट तियानशु का समर्थन करना हो या अंगी का, अधिकांश परिवारों ने चुप्पी साध ली तथा पक्ष चुनने से पहले परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहते थे। सम्राट तियानशु इतने वर्षों से बेतुका रहा है और इस मोड़ पर भी कठिनाइयों के दौरान दिव्य जाति की मदद करने के लिए पैसे देने से इनकार कर रहा है, जिससे कुछ लोग जो मूल रूप से सम्राट का समर्थन करने के लिए इच्छुक थे, कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि तियान परिवार की मुख्य शाखा भी सम्राट की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है। यद्यपि सम्राट तियानशु दिव्य जाति के सम्राट हैं, उन्होंने दिव्य जाति की महान शक्तियां अंगी को सौंप दी, जिससे मुख्य परिवार को ज्यादा परवाह नहीं रही, जिससे वे लंबे समय तक सम्राट तियानशु से असंतुष्ट रहे। एन फैमिली में स्वाभाविक रूप से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकांश परिवार एनई की ओर झुकाव रखते हैं। स्काई पिनेकल स्टार पर ची परिवार की ताकत और प्रभाव वास्तव में सबसे कम है। स्काई पिनेकल स्टार पर तैनात ची दो के अलावा ची परिवार के अधिकांश शक्तिशाली सदस्य विद्रोह के कारण अग्रिम मोर्चे पर बचाव कर रहे हैं, जबकि ची ही हमलावर विद्रोही ताकतों से बचाव कर रही है। अब स्काई पिनेकल स्टार की स्थिति ऐसी नहीं है जिसे ची दो और ची परिवार प्रभावित कर सकें, और वे भी हिचकिचा रहे हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य छोटे परिवारों के बारे में तो कहना और भी कम है। यदि वे कोई पक्ष लेना भी चाहें तो उनमें किसी को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। शून्य में लड़ाई अवर्णनीय है, केवल ची दो और तियानजुए जैसे कुछ शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति ही इसकी सूक्ष्मताओं को समझ सकते हैं। धर्मराजा अंततः एक धर्मराजा है। इतने सालों तक बेतुका रहने के बावजूद सम्राट की युद्ध शक्ति अभी भी बेजोड़ है, ची दो ने प्रशंसा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। पिताजी, क्या सम्राट जीतने जा रहा है? ची जिहुआ ने उत्साह से पूछा।
हालांकि सम्राट तियानशु बेतुका रहा है, ची परिवार ने तियानशु के शासन के 1000 साल के दौरान सेलेस्टियल रेस की अधिकांश सैन्य शक्ति को अपने पास रखा है। अगर एंगी को ऊपरी हाथ मिल जाता है तो ची परिवार अपनी वर्तमान शक्ति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। ची दो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, कहना मुश्किल है। एंगी बहुत मजबूत है, स्पेस टाइम द्वैत नियम के साथ, जो दुनिया में दुर्लभ है। शाही महल के अंदर कोन चुवान ने स्वर्गीय संगिनी को अपना सामान पैक करते हुए देखा और उदास भाव से पूछा, बहन आप क्या कर रही हैं? जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, स्वर्गीय संगिनी ने बाहर जाते हुए कहा। लड़ाई अभी तय नहीं हुई है। कोन चुवान कुछ और कहना चाहता था लेकिन स्वर्गीय संगिनी ने उसे बीच में रोक दिया। अगर हम जाने से पहले परिणाम का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमारा भाग्य दूसरों के नियंत्रण में नहीं है। अगर सम्राट हार जाता है तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। अगर सम्राट जीत जाता है तो भी हम वापस आ सकते हैं, स्वर्गीय पत्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर जाते हुए कहा। कोन चुवान ने जल्दी से पूछा, लेकिन टेलीपोर्टर पहले से ही बंद हैं, सभी परिवारों को अब सख्ती से पहरा देना चाहिए, किसी को भी टेलीपोर्टर के माध्यम से जाने देना असंभव है, फिर हम कहाँ जा सकते हैं? बस मेरे पीछे आओ, स्वर्गीय संगिनी ने कहा, पीछे मुड़कर नहीं। शून्य में सम्राट तियानशु का पूरा शरीर भूरे रंग के कवच से ढका हुआ था। उसका पतला और लंबा कद तथा उसके पीछे के पंखों से कुछ हद तक शंख पहने हुए कंकाल जैसा दिख रहे थे। एंजी, आपने इन वर्षों में वास्तव में बहुत प्रगति की है। अंतरिक्ष समय द्वैत कानून वास्तव में शक्तिशाली है, धर्म राजा के अधीन, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सम्राट तियानशु ने एंजी को ठंडे स्वर में देखते हुए कहा। तुम भी बुरे नहीं हो, इतने सालों बाद भी पीछे नहीं हटे हो। दुर्भाग्य से तुम बूढ़े हो गए हो और अपनी पिछली चमक खो चुके हो, एंजी ने हल्के से कहा। सम्राट तियानशु ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही मैं पहले जैसा न रहूं, फिर भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अपने जीवन में कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। यदि आप इस प्रहार का सामना कर सकते हैं तो ये कहने में बहुत देर नहीं हुई है, एंजी ने कहा। उसका शरीर कणों से भर गया और काले और सफ़ेद दो 6 पंख वाले सेराफ जैसे जीवन आधारों में परिवर्तित हो गया, जो एंजी के सामने प्रकट हुए। अंतरिक्ष और समय जीवन आधार, आपको लगता है कि आप मुझे इससे जीत सकते हैं? सम्राट तियानशु की निगाहें सख्त हो गईं। मैं जीत सकता हूं या नहीं, ये हमें कोशिश करने के बाद पता चलेगा, एंजी ने अपनी बाहें फैला दी। काले और सफ़ेद 6 पंखों वाले सेराफ जीवन आधार एंजी की ओर बढ़े और जिस क्षण उनकी उंगलियों ने एंजी की उंगलियों को छुआ, वे एंजी के शरीर के साथ विलीन हो गईं। एंजी का कवच जल्दी ही आधा काला और आधा सफ़ेद हो गया और उसकी पीठ पर जहां केवल एक जोड़ी पंख थे, वहां 3 और जोड़ी पंख हो गए, जो भी आधे काले और आधे सफ़ेद थे, और 2 पूरी तरह से अलग कानूनी शक्तियां लगातार उसके शरीर पर प्रवाहित हो रही थीं। एंड गेम, डबल लाइफ बेस, ट्विन लॉस, एंजी मुझसे ज़्यादा मजबूत है, तियानजुए ने आह भरी। महिला ने कहा, उसके पास मदद करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं और आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपके पास उसके संसाधन होते तो आपकी उपलब्धियां उसकी उपलब्धियों से कम नहीं होती। इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। वह अब दोहरी श्रृंखला स्वर कानून का हिस्सा है और मैं सिर्फ एक कचरा हूं जो किसी भी क्षण अमानवीय बन सकता है, तियानजुए ने शांति से कहा। ज्यू, हमारे पास अभी भी एक मौका है, कोई रास्ता अवश्य होगा, महिला ने तियानज्यू का हाथ पकड़ लिया। एंजी ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उसके हाथों के बीच काला और सफ़ेद मिलकर प्रकाश का एक विचित्र गोला बन गया। उस गोले के भीतर समय और स्थान मुड़ गए, जिससे गोला अदृश्य हो गया, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह मूर्त रूप से मौजूद है। सम्राट तियानशु ने एंजी को ध्यान से देखा। प्रकाश का नियम लगातार फूट रहा था। धूसर प्रकाश धीरे धीरे चमकने लगा, जिससे सम्राट तियानशु एक निरंतर तारे की तरह चमकने लगा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी रोशन हो गए। सम्राट तियानशु की उपस्थिति में असली सितारे भी फीके पड़ गए। तियानशु, इस प्रहार से हमारे जीवन के कर्म समाप्त हो जाएं। एंजी ने दोनों हाथों से आगे धक्का दिया और अचानक शून्य का रंग बदल गया। दर्शकों ने केवल सम्राट तियानशु को देखा, जो अपने चरम पर चमक रहा था। उसकी चमक विकृत होने लगी थी, जिससे पूरा आकाश एक विकृत दर्पण में बदल गया था। उस विकृत अंतरिक्ष समय में सम्राट तियानशु का प्रकाश का नियम विचित्र कानूनी शक्ति को रोकने में असफल रहा और उसका शरीर बदलता रहा। सबने देखा कि सम्राट तियानशु का कवच गायब हो गया। उनका शरीर एक लटकते हुए बूढ़े व्यक्ति से धीरे धीरे एक युवा व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। कभी विरल भूरे पंख धीरे धीरे सफ़ेद और मोटे हो गए और उसका चेहरा फिर से जवान हो गया। उसकी दुबली छाती भी धीरे धीरे मजबूत हो गई, उसकी मांसपेशियां लोच और कोलेजन से भर गईं। एक क्षण में सम्राट तियानशु एक जबरा बूढ़े दिव्य प्राणी से बर्फ सफ़ेद पंखों वाले एक युवा और सुंदर मध्यम आयु वर्ग के दिव्य प्राणी में बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ये परिवर्तन जारी रहा। सम्राट तियानशु जवान होता गया और उसकी उम्र बढ़ती गई। कायाकल्प एक अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि सम्राट तियानशु की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका तीव्र कायाकल्प अंततः उसे शिशु या भ्रूण में बदल सकता है,
या यहाँ तक कि निषेचन पूर्व अवस्था में वापस ला सकता है, जहाँ वह शून्य में विलीन हो सकता है। अन्यी बहुत मजबूत, हर कोई हैरान था। समय और स्थान को मिलाने की शक्ति कल्पना से परे थी। अब युवा सम्राट तियानशु के रूप में उनका प्रकाश का नियम समय के परिवर्तन के प्रभाव में अभी भी फल फूल रहा था तथा और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। सच्चे अमर कानून अविनाशी और अटूट हैं, दोनों पक्षों के कानून काम कर रहे थे। जबकि अंतरिक्ष समय कानून ने सम्राट तियानशु के शारीरिक प्रतिगमन का कारण बना, उसका कानून अपनी युवा चरम अवस्था में लौट आया। प्रकाश का नियम मजबूत होता गया, दिव्य प्रकाश फूट पड़ा जो एनी पर चमका, धीरे धीरे उस पर काले और सफ़ेद कवच को भंग कर दिया। दोनों पक्षों ने दृढ़ता दिखाई, जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। अचानक सम्राट तियानशु से रक्त प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जो रक्त अभिशाप दानव में परिवर्तित हो गई और अन्यी की ओर बढ़ी। स्वर्गीय जाति के दो महान कुल संरक्षकों में से एक, रक्त अभिशाप दानव, सम्राट तियानशु ने अन्यी पर एक घातक प्रहार करने का अवसर लिया, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रक्त अभिशाप दानव रक्त प्रकाश की एक लकीर बन गया जो अन्यी की ओर बढ़ रहा था। लगभग उसी समय अन्यी से भी प्रकाश की एक किरण फूटी और एक सेराफ जैसा दिखने वाला पालतू जानवर दिव्य प्रकाश से रक्त अभिशाप दानव की ओर बढ़ा। सेलेस्टियल रेस के दो महान कबीले संरक्षकों में से एक, अल्टीमेट सेराफ ने रक्तशाप दानव का सामना करते हुए भयानक पवित्र प्रकाश छोड़ा। प्रकाश के नियम और स्पेस टाइम नियम के प्रभाव में रक्त अभिशाप दानव और परम सेराफ दोनों निरंतर कायापलट से गुजरे। उनके शरीर भयानक और विचित्र चमक के साथ फूट पड़े। रक्त लाल रंग ने शून्य को कलंकित कर दिया, जबकि पवित्र प्रकाश दुनिया की हर चीज को शुद्ध करता हुआ प्रतीत हुआ। चार अलग अलग डरावने कानून शून्य में आपस में गुथे हुए थे। अगले ही सेकंड में अप्रत्याशित परिवर्तन होने लगे। सारा प्रकाश तेजी से एक बिंदु पर एकत्रित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से ध्वनि और रंग गायब हो गए हों, केवल प्रकाश का वह बिंदु ही सन्नाटे में टिमटिमा रहा हो। अगले ही पल भयानक प्रकाश विस्फोट ने पूरे तारामंडल को प्रकाशित कर दिया, जिससे उसमें स्थित ग्रह प्रभावित हुए, जिससे वे लगातार कांपने लगे और यहाँ तक कि अपनी कक्षाओं से भी विचलित हो गए। और यह केवल प्रकाश विस्फोट का परिणाम था। आकाश शिखर तारे की कानून बाधा को सीधे तौर पर तोड़ दिया गया और आकाश ची और अन्य परिवारों के शक्तिशाली व्यक्तियों ने आकाश को तोड़ दिया, सर्वोच्च कानूनों के साथ आकाश शिखर तारे की रक्षा की और भयानक प्रभाव का विरोध किया। ची दो अंधो और अन्य शक्तिशाली प्राणी शून्य में मडराते हुए प्रकाश विस्फोट के केंद्र की ओर ध्यान से देखते हुए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक प्रकाश विस्फोट धीमा नहीं हुआ, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि रक्त अभिशाप दानव और अल्टीमेट सेराफ दोनों को गंभीर क्षति पहुंची थी तथा उनके शरीर अधूरे रह गए थे। रक्तशाप दानव ने एक हाथ और एक पैर खो दिया, उसका कवच बुरी तरह से टूट गया, जिसमें से रक्त के रंग का तरल पदार्थ लगातार बह रहा था। परम सेराफ के 6 में से 3 पंख गायब थे तथा शेष भी टूट चुके थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी आधा गायब था। शून्य में घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह अभी जीवित है या नहीं। एनई खून से लथपथ था, उसके पूरे शरीर पर घाव थे, उसका कवच पूरी तरह से टूट गया था, उसकी पीठ पर केवल मूल मांस के पंख ही बचे थे, कवच और पंख गायब थे, जिससे धुंधला मांस दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर सम्राट तियानशु की स्थिति काफी बेहतर थी, उसका कवच चकनाचूर हो गया था, लेकिन उसका शरीर अपेक्षाकृत बरकरार था और उस पर केवल कुछ खून के धब्बे थे। फिर भी उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत युवा दिखाई देता था, जो कि एक सामान्य 20 वर्षीय सेलेस्टियल से अप्रभेद्य था। अन्यी ने मुंह में ताज़ा खून थूका और सम्राट तियानशु की ओर चलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर पर अनियंत्रित रूप से घाव हो गए, खून लगातार बह रहा था, हड्डियां टूटने लगीं और उसका शरीर विकृत रूप में मुड़ गया। अन्यी, मैंने तुमसे कहा था, राजा बने बिना तुम कचरा ही रहोगे और तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। सम्राट तियानशु ने अपने चेहरे से खून पोंछा और अन्यी को ठंडे भाव से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर भी हार जाऊंगा, मैंने सोचा था कि स्पेस टाइम द्वैत कानून का विलय मुझे जीतने देगा। एनई ने शांति से कहा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए, तियानशु, मुझे एक त्वरित मृत्यु प्रदान करें। उसे मार डालो। सम्राट तियानशु ने रक्त अभिशाप दानव को आदेश दिया, लेकिन रक्त अभिशाप दानव का शरीर थोड़ा हिल गया और रक्त प्रकाश सीधे फैल गया। ये बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, मृत्यु के कगार पर था, लड़ाई जारी रखने में असमर्थ था। ठीक है, मैं, तुम्हारा सम्राट, व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा जीवन समाप्त करूंगा और हमारे कर्मों का समाधान करूंगा। सम्राट तियानशु ने अपने हाथों में चमक इकट्ठा करते हुए अन्यी के सिर पर वार करने के लिए कहा। धमाका, प्रकाश फूट पड़ा, लेकिन वह अन्यी पर नहीं लगा। एक आकृति अन्यी के सामने खड़ी थी, जिसने सम्राट तियानशु के प्रहार को रोक दिया। चीदो, हर कोई हैरान था, उम्मीद नहीं थी कि ऐसे समय में चीदो अन्यी के लिए वार सहने के लिए खड़ी होगी। चीदो, क्या तुम भी मुझे, अपने सम्राट को धोखा देना चाहते हो? सम्राट तियानशु की निगाहें गहरी थीं क्योंकि वह चीदो को घूर रहा था। तियानशु, तुम भ्रष्ट और दुष्ट हो, तुम भयानक काम करते हो और यहाँ तक कि वफादार और अच्छे लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हो।
अब जब हमारी जाति जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तब भी तुम स्वार्थी होकर बड़ी तस्वीर को अनदेखा कर रहे हो। अगर तुम दिव्य सम्राट के रूप में शासन करना जारी रखते हो तो मुझे डर है कि हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। हमारी दिव्य जाति की खातिर आज कृपया अपने महामहिम को छोटे आत्मा का बलिदान करने की अनुमति दें, चीदो ने धार्मिक उत्साह के साथ कहा। हर कोई, आप अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक कि हमारा पूरा कबीला नष्ट न हो जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम सच में जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं जानते। ऐसा लगता है कि मैं बहुत उदार हो गया हूँ, जिससे तुम सब भूल गए हो कि स्वर्गीय जाति का असली शासक कौन है। सम्राट तियानशु के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ठंडे मन से चीदो पर अपनी नजरें टिका दी। प्रकाश का नियम एक बार फिर उसके चारों ओर उमड़ पड़ा। हमारी दिव्य जाति के भविष्य के लिए मैं मरने को तैयार हूँ, चीदो ने घोषणा की, क्योंकि भयानक कानूनी शक्ति उससे फूट पड़ी। विधि शक्ति शून्य में हिलती रही और प्रहार के बाद चीदो नष्ट नहीं हुआ, वह घायल भी नहीं हुआ, बस कुछ कदम पीछे चला गया। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और समझा कि क्या हो रहा था। हालांकि एंगी हार गया, लेकिन सम्राट तियानशु भी प्रभावित हुआ। वह स्पेस टाइम लॉ से पीड़ित था और अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने से पहले ही अपनी अवस्था में वापस आ गया था। वर्तमान सम्राट तियानशु अभी भी अपने युवा रूप में है, अभी तक अजेय नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा। आकृतियां शून्य में चली गईं और चीदो के साथ मिलकर सम्राट तियानशु का सामना करने लगीं। बहुत अच्छा, आज मैं तुम सभी को, गद्दार विद्रोहियों को, खत्म कर दूंगा। सम्राट तियानशु ने उग्रता से दहाड़ते हुए कहा। उसकी आभा प्रकाश के साथ फूट पड़ी, क्रूरता से स्वर्गीय जाति के उच्च अधिकारियों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अब सम्राट तियानशु के पास अपनी पूर्व शक्ति नहीं रही, इसलिए वह अमरों को दबा नहीं सका। महाराज, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अमर लोग शून्य में पहुंचे, सम्राट तियानशु के साथ लड़ते हुए एक अराजक युद्ध में उतर गए। क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं? तियानजुए को धकेलती हुई महिला ने जटिल भाव के साथ तियानजुए की पीठ को देखा और बोली, अब कोई जरूरत नहीं है, तियानशु का मामला सुलझ गया है। तियानजुए ने शांति से कहा, मुझे पीछे धकेल दो और आदेश दो कि कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप न करे। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। महिला ने हल्का सा सिर हिलाया और तियानजू को वापस उसके कमरे में धकेल दिया। हालांकि सम्राट तियानशु के पास रक्षक थे, लेकिन अंततः वह चीदो और अन्य लोगों की भारी ताकत का सामना नहीं कर सका। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि सम्राट तियानशु कमजोर हो रहा था। अंतरिक्ष काल कानून का प्रभाव उसके शरीर पर लगातार प्रकट होता रहा, जिससे वह जवान होता गया और उसकी शक्ति लगातार कमजोर होती गई। महाराज, जल्दी से भाग जाए। सम्राट तियानशु के हमले को रोकने के बाद सुरक्षा के लिए बेहद उत्सुक एन-6 ने उन्हें भागने के लिए धक्का दिया। मैं तुम सभी को धूल में मिला दूंगा और तुम्हारी लाशों को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दूंगा। सम्राट तियानशु ने अपने दांत पीसते हुए एक विचित्र अमर घोड़े को बुलाया और उस पर एन-6 को खींच लिया। घोड़ा हिनहिनाया, उसके खुर शून्य में गड़गड़ाने लगे। उसके आकार के लुप्त होते ही आसपास का स्थान तुरंत मुड़ गया। चीदो और अन्य लोग, हालांकि उन्हें रोकना चाहते थे, शक्तिहीन थे और वे दबी जबान से टिप्पणी कर रहे थे, वह बूढ़ा चोर निश्चित रूप से तेजी से भाग जाएगा। वह स्पेस टाइम कानून से घायल है, भले ही वह मरा न हो, ये व्यर्थ है। एन-2 उत्साह से एंगी की ओर चला, झुककर बोला, डीन। नहीं, प्रभु स्वर्गीय सम्राट, हमारी दिव्य जाति अब आपके हाथों में है। आनयी ने अपने आप को संभालते हुए चारों ओर देखा। युद्ध रुक चुका था, दोनों ओर से कोई भी आगे नहीं बोला। कुछ लोग आनयी को प्रणाम करने लगे, स्वर्गीय सम्राट का नाम चिल्लाने लगे। लिनशेन टेलीपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचे, लेकिन महान लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अजीब बात है, टेलीपोर्टेशन में थोड़ा विचलन क्यों था? यान रुयू ने आसपास का निरीक्षण करते हुए खुद से कहा। गलत जगह ले जाया गया, लिनशेन ने जल्दी से पूछा। यान रुयू ने कहा, नहीं, ग्रह सही है, लेकिन स्थान थोड़ा विचलित है, जो नियोजित निर्देशांक से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह अभी भी स्वीकार्य है। लिनशेन ने राहत की सांस ली। उनके लिए, उनके स्तर पर 100 किलोमीटर की दूरी केवल पलक झपकने के बराबर थी। यान रुयू ने सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा, और लिनशेन के साथ मुलिन नामक इस ग्रह से स्काई पिनेकल स्टार तक जाने की तैयारी करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले कि वे दोनों वहां से निकल पाते, उन्होंने अचानक आकाश में प्रकाश का विस्फोट होते देखा, जिसके बाद लौ का कंपन हुआ। लोग यहाँ लड़ रहे हैं। क्या विद्रोही पहले ही यहाँ आ चुके हैं? लिनशेन चौंक गया। उसने यान रुयू को जाकर देखने के लिए बुलाया। कोंग चुवान, तो दूसरा अवश्य ही स्वर्गीय संगिनी होगी। जैसे ही लिनशेन करीब गया, उसने लड़ाई में लोगों को पहचान लिया। उनमें से एक स्वर्गीय संगिनी थी, जो मोज़ेक से उसकी आकृति को धुंधला करने से स्पष्ट था, एक दुर्लभता जो केवल उसके आसपास ही देखी जाती है, खासकर जब से वह कोंग चुवान के साथ लड़ रही थी।
स्वर्गीय संगिनी की शक्ति अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। लिनशेन ने सोचा था कि वह सम्राट तियानशु के लिए केवल एक उपकरण थी, लेकिन वह कोनचुवान की तुलना में काफी मजबूत थी। दोनों निर्वाण स्तर पर थे। उनका प्रतिद्वंद्वी एक अमर था, जो अब तक लड़ाई जारी रखने में कामयाब रहा। स्वर्गीय संगिनी एक प्राथमिक लड़ाकू थी। बेशक अमर का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसका स्पष्ट लक्ष्य उन्हें जीवित पकड़ना था। विरोध करना बंद करो स्वर्गीय संगिनी, ईमानदारी से मेरे साथ वापस आओ और तुम अभी भी बच सकती हो। N21 ने स्वर्गीय संगिनी और कोनचुवान को एक कोने में धकेलते हुए उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। भाड़ में जाओ। कोनचुवान ने उसके व्यवहार को देखकर जान लिया कि उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। उसने उग्रता से दिव्य प्रकाश को छोड़ दिया। हालांकि एक अमर के सामने कोनचुवान की निर्वाण शक्ति स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, जिसे N21 ने आसानी से बिखेर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे 21 चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा हो, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा हो, फिर भी घातक प्रहार नहीं कर रहा हो। अपने हाथ में पंख वाला पंखा लेकर स्वर्गीय संगिनी ने 7 रंगों वाला दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे आश्चर्यजनक रूप से N21 की कानून संवर्धित शक्ति को तितर बितर करने में सफलता मिली, जो कुछ हद तक अविश्वसनीय था। स्वर्गीय पत्नी और कोनचुवान को एन परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा शिकार किए जाने के कारण स्काई पिनेकल स्टार को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। लिनशेन ने अनुमान लगाया, यह मानते हुए कि सम्राट तियानशु के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, जिसके कारण उन्होंने स्वर्गीय पत्नी को ऐसे परीक्षणों से गुजरने दिया। वह मृत्यु आपदाओं से बचने में एक महत्वपूर्ण उपकरण थी। सम्राट तियानशु उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। स्काई पिनेकल स्टार में कुछ समस्याएं होंगी, क्या हमें फिर भी जाना चाहिए? यान रुयू ने भी इसका कुछ अनुमान लगाया। चलो पहले उन्हें बचाते हैं, लिनशेन ने सोचा। यान रुयू ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सम्राट तियानशु का अंत हो चुका है तो अब उसे बचाना हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लिनशेन को संभावित परेशानियों के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन स्वर्गीय संगिनी के पास अग्निबीज और स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी होने के कारण वह इसे छोड़ नहीं सकता था। उसे अपने प्रभुत्व के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। पदोन्नति का उनका मार्ग कठिनाइयों से भरा था और यह अनिश्चित था कि क्या उनके पास अमर बनने का मौका था। वह अपने भाग्य को बदलने के लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी पर भरोसा कर रहे थे। महारानी मुसीबत में है, उसे बचाने के लिए आ रहा है। स्वर्गीय संगिनी ने अपने सभी साधन समाप्त कर लिए थे, लेकिन वह अभी भी N21 के चंगुल से भागने में असमर्थ थी। इसके बजाय ये कोनचुवान था जो N21 द्वारा घायल हो गया और ग्रह पर गिर गया। स्वर्गीय संगिनी के पास ग्रह पर उड़कर आने और कोनचुवान के सामने खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी चिंता मत करो, तुम पहले जाओ। कोनचुवान ने उड़ने के लिए संघर्ष किया, स्वर्गीय संगिनी को दूर धकेलने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह उसकी गलती थी कि स्वर्गीय संगिनी फंस गई, अन्यथा अपनी क्षमताओं के साथ वह N21 से बच निकलने में सक्षम हो सकती थी। इस समय कोनचुवान स्वर्गीय संगिनी को भागने के लिए समय खरीदने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो। ये बेकार है, हमारे पदचिह्न खोज लिए गए हैं। भले ही हमें अभी पकड़ा न जाए, हमारे पास तारों वाले आकाश को पार करके अन्य तारा प्रणालियों में भागने की क्षमता नहीं है। जल्दी या बाद में हम भाग नहीं पाएंगे। स्वर्गीय संगिनी ने कोनचुवान के विचारों को समझ लिया, अपना सिर थोड़ा हिलाया और बोली। कोनचुवान को यह भी पता था कि यदि वे अपने पदचिह्न छिपा सकें और अस्थायी रूप से छिप सकें, तो भी उनके पास अपना रूप बदलने और स्काई पिनेकल स्टार पर स्थित प्रसारण स्टेशन से निकल जाने का मौका हो सकता है। अब चूंकि उन्हें खोज लिया गया था, इसलिए उनके छूटने की संभावना बहुत कम थी। एक पल के लिए भागना भी एक पल के लिए भागना ही है। कोनचुवान अभी भी N21 से लड़ने के लिए बेताब था। उनकी हालत देखकर N21 ने हंसते हुए कहा, आपको इस तरह एक दूसरे को दूर धकेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा मत कहो कि तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम भाग भी गए तो क्या तुम्हें मयूर कबीले के भाग्य की परवाह नहीं होगी? अगर तुम चले गए तो मयूर कबीले को तुम्हारी जगह मरना होगा। N21 की बातें सुनकर कोनचुवान और स्वर्गीय संगिनी दोनों के चेहरे बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और भागने के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय N21 से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़े, मौत तक लड़ने का संकल्प लिया। लेकिन अंततः उनकी ताकत स्वर्ग के सामने कोई मुकाबला नहीं थी और कुछ ही समय में कोनचुवान को N21 ने थप्पड़ मार दिया। कोनचुवान को बचाने के प्रयास में स्वर्गीय संगिनी ने भी अपनी कमजोरी उजागर की और उसे भी उसके साथ ग्रह पर ले आया गया। सौभाग्य से आज मैं ही आया था। यदि कोई साधारण अमर व्यक्ति तुम्हें पकड़ने आया होता तो शायद वे तुम्हें वापस नहीं ला पाते। स्वर्गीय पत्नी वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के योग्य है जो पुराने चोर तियानशु का अनुसरण करता है। निर्वाण के शरीर ने तुम्हें इतने लंबे समय तक मेरे साथ लड़ने की अनुमति दी है, जो इस दुनिया में दुर्लभ है। N21 धीरे धीरे नीचे उतरा, घायल स्वर्गीय पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी जैसी प्रतिभा के लिए मरना दुखद होगा। मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस करता हूँ।
अगर तुम एक बार मेरी सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दो तो मैं दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हें आज कभी नहीं देखा। ऐसा कैसा रहेगा? भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोंगचुवान ने खुद को सहारा दिया, लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर लगभग टूट चुकी थी। जैसे ही उसने हमला किया वह फिर से गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एनिक की स्वर्गीय पत्नी को जीवित पकड़ना चाहता था, लेकिन कोंगचुवान के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं था। इसके अलावा उसकी ताकत स्वर्गीय पत्नी से कम थी और उसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। स्वर्गीय संगिनी ने अनिक्कीस को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो, अपने मालिक के आदेशों का पालन करते हुए अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुम यहाँ किस बारे में भौंक रहे हो? ये सुनते ही एनिक्कीस का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वास्तव में उसने स्वर्गीय पत्नी को खुद से भागने देने का फैसला करने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल थोड़ा सा फायदा उठाने का इरादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय पत्नी उसे बुलाएगी, और उसका चेहरा नहीं टिक सका। आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं, एनिक्कीस ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं मरना भी चाहूं तो क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? स्वर्गीय संगिनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये सुनकर एनिक्कीस ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता और मुझे तुम्हें जीवित वापस ले जाना होगा, लेकिन मैं उसे मार सकता हूँ। स्वर्गीय संगिनी के चेहरे पर एक क्षण के लिए भाव जमे रहे, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि वह मर गया तो आप एक जीवित स्वर्गीय संगिनी को हमसे दूर नहीं ले जा सकेंगे। तो फिर देखते हैं। एनिक्कीस स्वर्गीय संगिनी की चाल में नहीं फंसा और एक पलक के साथ वह उनके सामने था। बैंग बैंग। स्वर्गीय संगिनी को एनिक्कीस ने पीछे धकेल दिया, जबकि कोंगचुवान को एनिक्कीस ने गर्दन से पकड़ लिया और उठा लिया। हमेशा भावशून्य रहने वाली स्वर्गीय संगिनी की आंखों में अचानक बदलाव आया, फिर भी वह घबराई नहीं। इसके बजाय वह और अधिक दृढ़ हो गई और यदि आवश्यक हुआ तो वह लड़ते हुए मरने के लिए तैयार हो गई। जाओ, यहाँ से चले जाओ। कोंगचुवान ने कुछ शब्द निकालने के लिए संघर्ष किया, दबाव से उसकी गर्दन लगभग टूट गई, हड्डियां स्पष्ट रूप से टूटने लगीं। हे प्रभु, कृपया दया कीजिए। इस ग्रह पर अप्रत्याशित रूप से एक आवाज गूंजी। स्वर्गीय संगिनी और एनिक्कीस दोनों ही थोड़ा चकित हो गए, उनकी निगाहें ध्वनि की दिशा की ओर चली गईं। तभी उन्होंने दो आकृतियों को धीरे धीरे उनकी ओर उड़ते हुए देखा। दोनों ही दिव्य जाति से संबंधित नहीं लग रहे थे, लेकिन ऐसे समय में दिव्य जाति के अलावा और कौन यहाँ प्रकट होगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन। स्वर्गीय पत्नी ने आगे वाले आदमी का चेहरा पहचान लिया, थोड़ा चौंक गई। उसे यहाँ लिन शेन से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है। पता चला कि यह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख है, सम्राट तियांशु का पालतू कुत्ता। तुम वास्तव में यहाँ हो। मुझे लगा कि खबर मिलने के बाद तुम छिप जाओगे और वापस आने से इनकार कर दोगे। 21 वर्षीय एन ने लिन शेन को देखकर खुशी के साथ कहा। एन परिवार को ये पालतू कुत्ता लिन शेन बहुत पहले से ही नापसंद था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से अनुपस्थित रहेगा। उन्हें लगा कि इस बार वे उससे निपट नहीं पाएंगे। कौन जानता था कि उन्हें यहाँ लिन शेन का सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड एनिक्कीस मजाक कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूँ। अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद मैं वापस नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यान रूयू के करीब उड़ते हुए। पहले आप सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट के डीन थे, लेकिन अब नहीं। हालांकि आपकी वापसी समय पर है। सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय मेरे साथ वापस कालकोठरी में आएं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको मरना नहीं पड़ेगा, एनिक्कीस ने तिरस्कार के साथ कहा। लिन शेन ने सम्राट तियांशु को धन इकट्ठा करने में मदद की थी और विशालकाय रिंग स्टार में एन परिवार के हितों को हटाने में तियानजून की भी सहायता की थी। एनिक्कीस के मन में उसके लिए एक भी अच्छी भावना नहीं थी। जैसे ही उसने बात की, एनिक्कीस ने लिन शेन के दोबारा बोलने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपनी हथेली से वार किया, जिसका उद्देश्य लिन शेन और उसके पीछे चल रही महिला को एक ही झटके में खत्म करना था। एनिक्कीस को सिर्फ इतना पता था कि लिन शेन प्रतिभाशाली तो है, लेकिन उच्च पद का नहीं है। पृथ्वी कानून क्षेत्र के अमर के रूप में एनिक्कीस आसानी से लिन शेन को पकड़ लेगा। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन देखा। लिन शेन के पीछे खड़ी लंबी महिला किसी तरह उसके सामने आ गई थी और एक थप्पड़ से उसकी हथेली के वार को चकनाचूर कर दिया था। उसी समय एक जेड लाइट हथेली की छाप अकल्पनीय गति से उसकी ओर बढ़ी। अमर। एनिक्कीस चौंक गया और बिना किसी हिचकिचाहट के कोंगचुवान की गर्दन पर से पकड़ ढीली कर दी, तेजी से पीछे हट गया। तभी वह अविश्वसनीय रूप से तेज जेड लाइट हथेली के वार से बाल बाल बच गया। आप कौन हैं? एनिक्कीस ने यान रूयू पर अपनी नजरें गड़ा दी, जैसे उसके शरीर पर एक लाल रंग का कवच उभर आया हो और उसे घेर रहा हो। लिन शेन ने हाथ बढ़ाया और मडफिश कैचिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए कोंगचुवान के शरीर को अपनी ओर खींचा। उसने उसे एक बोतल औषधि दी। क्या तुम इसे खुद पी सकते हो? डीन, मैं इसे खुद पी सकता हूँ।
कोन चुवान खुशी से अभिभूत था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन यहाँ प्रकट होंगे, उन्हें बचाने के लिए एक शक्तिशाली अमर लेकर आएंगे। स्वर्गीय संगिनी, क्या आप ठीक हैं? लिन शेन ने कोन चुवान पर और अधिक ध्यान दिए बिना स्वर्गीय संगिनी से पूछा। स्वर्गीय पत्नी ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा, उसकी उपस्थिति से हैरान। मैं ठीक हूँ, संस्थान के प्रमुख। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि स्वर्गीय पत्नी मुसीबत में थी और उसे बचाने के लिए आई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ था? लिन शेन ने पूछा। संगिनी के साथ यात्रा। एनिक्कीस ने ये शब्द सुनकर हंसते हुए कहा, लिन शेन, ओह लिन शेन, तुम अभी भी नहीं जानते कि क्या हुआ है। मुझे डर है कि मृत्यु के बाद भी तुम एक भ्रमित भूत ही बने रहोगे। तुम्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि पुराने चोर तियांशु ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है और अब हमारे स्वर्गीय जाति के भगवान एंजी स्वर्गीय सम्राट हैं। लिन शेन ने इसकी आशंका जताई थी और खबर सुनकर उसका डर खुशी में बदल गया। अब जबकि सम्राट तियांशु को अपदस्थ कर दिया गया था, अब उसके लिए स्वर्गीय संगिनी के शरीर से अग्नि बीज को पुनः प्राप्त करने का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि लिन शेन को भी एनी को धन्यवाद देने की इच्छा हुई और फिर वह सम्राट तियांशु से कह सका, शांति से जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे की देखभाल करूंगा। हालांकि आगे सोचने पर सम्राट तियांशु ने आमतौर पर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और एनी के सत्ता में आने के साथ सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में उसका पद खतरे में पड़ सकता था। स्वर्गीय सम्राट अब कहाँ है? लिन शेन ने फिर भी पूछा। वास्तव में सम्राट तियांशु के प्रति उसकी कोई विशेष निष्ठा नहीं थी। सच कहें तो उसने सम्राट तियांशु का असली चेहरा भी कभी नहीं देखा था और वह उनसे बहुत परिचित भी नहीं था। यदि आंजी तैयार हो तो लिन शेन भी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने को तैयार हो जाएगा, भले ही इसका मतलब सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन न बनना हो। दुर्भाग्यवश ये बहुत संभव था कि आन परिवार उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे अब निष्ठा की प्रतिज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका बहुत पहले निधन हो चुका है, अब जाओ और अपने स्वामी के पास जाओ, एनिक्कीस ने कहा और पहले से अलग एक और हमला शुरू किया। एनिक्कीस के कानून जबरदस्त शक्ति के साथ फूट पड़े। पृथ्वी कानून क्षेत्र के 10 गति भूत देवता कानून ने एनिक्कीस की गति को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया। एक क्षण में ही एनिक्कीस का रूप 10 टुकड़ों में विभाजित हो गया तथा 10 अलग अलग दिशाओं से यानरुयु और लिन शेन पर हमला कर दिया। ये भ्रम नहीं थे, ये सभी एनिक्कीस के सच्चे शरीर थे, जो 10 गति भूत देवता कानून द्वारा प्रदान की गई एक अविश्वसनीय शक्ति थी। 10 एनिक्कीस ने विभिन्न दिशाओं से हमला करने के लिए 10 विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें से 9 ने यानरुयु को निशाना बनाया और केवल एक ने लिन शेन को निशाना बनाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्गीय संगिनी और कोन चुवान चिंता से देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं था कि लिन शेन के पास मौजूद अमर एनिक्कीस के हमले को रोक पाएगा या नहीं। 10 गति भूत देवता कानून के अनुसार इसका अर्थ था कि 10 एनिक्कीस एक अमर को घेर रहे थे, यहाँ तक कि पृथ्वी कानून क्षेत्र का एक सामान्य अमर भी हमलों को पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने देखा कि यानरुयु का हाथ तेजी से और बार बार विभिन्न कोनों से निकट आ रहे एनिक्कीस पर प्रहार कर रहा था। प्रत्येक थप्पड़ सीधे उनके चेहरों पर पड़ रहा था, उनके चेहरों के कवच को तोड़ रहा था और उन्हें विकृत कर रहा था। लिन शेन की ओर दौड़ते हुए अंतिम व्यक्ति को भी यानरुयु के एक थप्पड़ से रोक दिया गया। एनिक्कीस का शरीर एक लट्टू की तरह हवा में घूम गया, जिससे एक विशाल बवंडर पैदा हो गया। स्वर्गीय संगिनी और कोन चुवान दोनों हैरान और प्रसन्न थे। प्रसन्न की बचाव निकट था, लेकिन हैरान की इतना दुर्जय अमर लिन शेन के पक्ष में था, जो उनकी उत्पत्ति से अनभिज्ञ था। स्वर्गीय संगिनी ने यानरुयु की शक्ति को देखा, वह यह पहचानने में असमर्थ थी कि अन्य जातियों की इतनी शक्तिशाली अमर महिला दिव्य जाति के बीच में कैसे प्रकट हुई। ये देखकर कि उसने कितनी आसानी से एनिक्कीस को वश में कर लिया, ये निश्चित था कि वह स्वर्गीय कानून क्षेत्र की एक शक्तिशाली शक्ति थी। स्वर्गीय संगिनी पहले से ही यानरुयु को बहुत सम्मान देती थी, फिर भी वह ये नहीं समझ पा रही थी कि यानरुयु ही असली अमर धर्मराजा हो सकता है। क्या हमें उसकी जान छोड़ देनी चाहिए? यानरुयु ने एनिक्कीस की दयनीय वापसी को देखकर लिन शेन की ओर रुख किया। उसे जाने दो, लिन शेन दिव्य जाति से पूरी तरह से नाता तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के अंदर अभी भी उसके लोग थे और तियांशुन भी तियांजुए परिवार का रिश्तेदार था। अगर उसने वास्तव में सभी पुल जला दिए तो उन्हें स्काई पिनेकल स्टार पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये चौंकाने वाली बात है कि सम्राट तियांशु को उखाड़ फेंका जा सकता है। हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि ओयुयांग युद्ध को कैसे बाहर निकाला जाए। लिन शेन को डर था कि अगर एन परिवार उसे नहीं ढूंढ पाया तो वे ओयुयांग युद्ध को निशाना बना सकते हैं। महाराज, आप पहले ही बेनकाब हो चुके हैं और अब और नहीं छिप सकते। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ स्काई पिनेकल स्टार पर आएं और वहां के ट्रांसपोर्ट स्टेशन से खुलेआम निकल जाएं, लिन शेन ने मुड़कर स्वर्गीय संगिनी से कहा। स्वर्गीय संगिनी और कोन चुवान ने एक दूसरे को देखा, दोनों को संदेह था कि लिन शेन पागल हो गया है।
वे इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि क्या वह सचमुच ये सोचता था कि अब इस समय वह स्काई पिनिकल स्टार पर जा सकता है और यह विश्वास कर सकता है कि चूंकि उसके साथ एक अमर देवता है, इसलिए वह वहां जो चाहे कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहां तक कि स्वर्गीय कानून क्षेत्र का एक मजबूत आंकड़ा भी स्काई पिनिकल स्टार पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। डीन, शायद आप स्काई पिनिकल स्टार की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हैं। स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन को स्काई पिनिकल स्टार पर हुई हर बात बताई ताकि उसे एहसास हो सके कि उसके लिए स्काई पिनिकल स्टार निश्चित मृत्यु का स्थान था। सम्राट तियानशु इतने दुर्जय थे कि स्वर्गीय जाति के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाने वाले एंगी भी उन्हें हरा नहीं सके। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, जिसकी वजह से उन्हें लोगों का समर्थन खोना पड़ा और इस तरह स्वर्गीय सम्राट के रूप में उनका पद भी चला गया। लिन शेन ने अंदर ही अंदर आह भरी। हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्काई पिनिकल स्टार एक ड्रैगन की मांद और एक बाघ की मांद में प्रवेश करने से अलग नहीं है। हमें पहले ब्रह्मांड में भाग जाना चाहिए और फिर अपने अगले कदम की योजना बनानी चाहिए, कोंग चुवान ने बगल से सुझाव दिया। एक पल सोचने के बाद लिन शेन ने कहा, ये कैसा रहेगा? हम एक पासवर्ड सेट करेंगे और तुम दोनों पहले ब्रह्मांड में छिप जाओ। हम जाकर स्काई पिनिकल स्टार की जांच करेंगे और बाहर निकलने के बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। डीन, क्या अब स्काई पिनिकल स्टार पर जाकर तुम किसी जाल में नहीं फंस रहे हो? तुम्हें क्यों जाना चाहिए? कोंग चुवान ने स्पष्ट रूप से पूछा। ऐसा नहीं है, मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूं, जो सेलेस्टियल रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पद है। भले ही एनी मुझे मारना चाहे, उसे कोई कारण चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, लिन शेन ने कहा। हालांकि सच में यान रुयू के साथ होने का मतलब था कि स्काई पिनिकल स्टार पर कई शक्तिशाली प्राणियों के बावजूद वे शायद उन्हें बाधित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि यह पहले होता तो लिन शेन वास्तव में जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब दोनों सम्राट तियानशु घायल हो गए हैं और भाग रहे हैं, और आन यी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनके जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं है। दोनों शीर्ष शक्तियों में वर्तमान में लड़ने की क्षमता का अभाव है, जिससे ये स्काई पिनिकल स्टार के लिए सबसे कमजोर समय बन गया है। इससे पहले हुई अराजक लड़ाई में कई अमर सैनिकों को विभिन्न स्तरों पर चोटें आईं। यदि उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वे कब उठाएंगे? यद्यपि लिन शेन और यान रुयू अभी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे कई अमर प्राणियों का सीधे सामना कर सकें, लेकिन दिव्य जाति द्वारा इतने सारे अमर प्राणियों को मारने के लिए उनके जीवन को जोखिम में डालना संभव नहीं था। जब तक यान रुयू ने एक धर्म राजा के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा किया, तब तक दिव्य जाति निश्चित रूप से ऐसे समय में किसी अन्य धर्म राजा के साथ मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यदि आन यी ने सचमुच उस तरीके से आगे बढ़ने का साहस किया, तो दिव्य जाति मूलतः ब्रह्मांड से विलुप्त होने से ज्यादा दूर नहीं होगी। लिन शेन को यकीन था कि इस समय एन यी उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि वह यांग युदू को बचाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, अन्यथा कौन जानता था कि वे यांग युदू को कैसे संभालेंगे। स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने लिन शेन को लंबे समय से नहीं देखा था और महसूस किया कि आज का लिन शेन पहले से कुछ अलग था। इससे पहले, चाहे सम्राट तियानशु के सामने हो या उसके सामने, लिन शेन हमेशा कुछ हद तक गुलाम जैसा दिखता था। उसकी अपनी कोई राय नहीं होती थी, लेकिन आज उसने एक अलग लिन शेन को देखा। चलो डीन के साथ चलते हैं, स्वर्गीय पत्नी ने अचानक कहा, लिन शेन को आश्चर्यचकित करते हुए। आकाश शिखर सितारा पर वापसी। क्या अब हमारे लिए स्काई पिनिकल स्टार पर लौटना बहुत खतरनाक है? कोंग चुवान चौंका। अगर आप कहते हैं कि लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में स्काई पिनिकल स्टार पर लौट रही है, तो उसे माफ किए जाने की थोड़ी संभावना हो सकती है। सम्राट तियानशु की पसंदीदा पत्नी के रूप में, जिसे दानव पत्नी के रूप में जाना जाता है, उसे निश्चित रूप से माफ नहीं किया जाएगा। लिन शेन की तुलना में दिव्य न्यायालय के वे बड़े लोग स्वर्गीय संगिनी से और भी अधिक नफरत करते हैं। आखिरकार लिन शेन ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और उन्होंने सम्राट तियानशु को जितना धन दिया वह अपेक्षाकृत सीमित था। स्वर्गीय संगिनी के लिए यह अलग बात थी। स्वर्गीय जाति के वे बड़े लोग लंबे समय से सम्राट तियानशु द्वारा उस पर खर्च किए गए विशाल धन से असंतुष्ट थे और यह 1 या 2 दिन से अधिक समय से एक मुद्दा था। हमारे ठिकाने लीक हो गए हैं। अगर हम स्काई पिनिकल स्टार से टेलीपोर्ट नहीं हो पाए तो हमें पकड़कर वापस लाना बस समय की बात है, स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन से कहा। अब हम केवल स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख पर भरोसा कर सकते हैं। चिंता मत करो महामहिम, मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी रक्षा करूंगा, लिन शेन ने स्वर्गीय संगिनी के विचारों को समझा और तुरंत शपथ ली। यान रुयू ने लिन शेन को जटिल भावों से देखा। भले ही तियानशु गिर गया था, लिन शेन ने अभी भी स्वर्गीय संगिनी की रक्षा करने पर जोर दिया, जिससे उसे संदेह हुआ कि क्या लिन शेन की कोई विशेष प्राथमिकता थी। कोंग चुवान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि स्वर्गीय संगिनी ने अपना मन बना लिया है, उसने और कुछ नहीं कहा। वह ये भी जानता था कि अगर वे सितारों में भाग भी गए तो बचने की संभावना बेहद कम थी।
लिन शेन के नेतृत्व में वे चारों स्काई पिनेकल स्टार की ओर उड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब एनिक स्काई पिनेकल स्टार पर वापस भाग गया तो उसने तुरंत स्वर्गीय न्यायालय को स्वर्गीय संगिनी की खोज के दौरान लिन शेन से मुठभेड़ के बारे में सूचना दी और उसने स्वर्ग कानून से एक अमर की भागीदारी के बारे में भी विस्तार से बताया। एनिक ने अपनी विनाशकारी हार का उल्लेख नहीं किया, केवल इतना बताया कि उस अमर के साथ युद्ध करने के बाद अंततः उसका कोई मुकाबला नहीं रह गया और उसे पीछे हटना पड़ा। सम्राट तियानशु के चले जाने के बाद दिव्य न्यायालय अब दिव्य जाति का सर्वोच्च अधिकारी बन गया था। आनयी अभी भी स्वर्गीय न्यायालय के डीन थे, लेकिन स्वर्गीय सम्राट के पद के लिए उन्हें अभी भी नए स्वर्गीय सम्राट की उपाधि आधिकारिक रूप से प्रदान करने के लिए एक राज्याभिषेक समारोह के माध्यम से उचित समय की आवश्यकता थी। हालांकि अपनी चोटों के ठीक न होने के कारण अन्य वर्तमान में घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और दिव्य न्यायालय के अंदर के मामलों की अध्यक्षता अस्थायी रूप से कई सम्मानित बुजुर्गों द्वारा की जा रही थी। एनिक की रिपोर्ट सुनने के बाद एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़ा चोर तियानशु पहले ही गिर चुका है, फिर भी लिन शेन, वह पालतू कुत्ता, अभी भी इतना घमंडी होने की हिम्मत रखता है। हमें उससे निपटना होगा, किसी को अंतरिक्ष में भेजना होगा, चाहे कुछ भी हो। लिन शेन और स्वर्गीय साथी को मुकदमे के लिए वापस लाया जाना चाहिए। अब जबकि हमारी जाति में आंतरिक और बाहरी परेशानियां हैं, हमें बाहरी शत्रुओं से बचाव को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे तुच्छ मामलों पर जनशक्ति और संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक अन्य एल्डर ने कहा। बाहरी लोगों को दूर भगाने के लिए हमें पहले अपने अंदर की सुरक्षा करनी होगी। अगर हम आंतरिक रूप से एकजुट नहीं हैं, तो हम बाहरी दुश्मनों का विरोध करने के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं। दानव पत्नी और पालतू कुत्ते लिन शेन को उनके अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए उचित दंड मिलना चाहिए। पिछले बुजुर्ग ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई। कुछ समय के लिए वर्तमान बुजुर्गों की राय अलग अलग थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ इस बात पर बहस कर रहे थे कि लिन शेन से अभी निपटना है या बाद में। किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिन शेन और स्वर्गीय संगिनी निर्दोष थे। जब बुजुर्ग लोग गर्मागर्म बहस कर रहे थे, अचानक किसी ने बैठक कक्ष के दरवाजे खोले और सूचना दी। यह इतनी जल्दी क्या है? महान बुजुर्ग अन्येगुओ ने भौहें सिकोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्वर्गीय संगिनी वापस आ गई है, व्यक्ति ने जल्दी से कहा। सभी बुजुर्गों और एनिक ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह उम्मीद नहीं की कि स्वर्गीय संगिनी वापस आने की हिम्मत करेगी। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? क्या वह अकेली वापस आए है? अन्येगुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। प्रत्युत्तरदाता ने तुरंत उत्तर दिया, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन लिन शेन और 2 अन्य लोगों के साथ। उनमें से एक कोन चुवान है, दूसरी अन्य जाति की महिला अज्ञात है। वाह, तो लिन शेन, वह पालतू कुत्ता, वास्तव में साहसी है। वह ये सोचकर वापस भागने की हिम्मत भी करता है कि स्वर्ग के कानून से अमर होने के नाते वह हमारी दिव्य जाति में अनियंत्रित हो सकता है। कुछ बुजुर्ग क्रोधित थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि लिन शेन ने स्काई पिनेकल स्टार में आने की हिम्मत क्यों की। अनसात को आदेश जारी करें, उसे लिन शेन और स्वर्गीय संगिनी को पकड़ने का निर्देश दें। अन्येगुओ ने बड़ों की ओर देखा। इस बार सभी बुजुर्ग एकमत थे। सभी ने अपने हस्ताक्षर किए तथा किसी को आदेश दिया कि वह लिन शेन और स्वर्गीय संगिनी को पकड़ने के लिए अनसात को संदेश दे। लिन शेन स्वर्गीय संगिनी के साथ स्काई पिनेकल स्टार पर वापस लौटने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया वह था स्काई पिनेकल स्टार पर अपने निवास पर लौटना, जहां उसने पाया कि ओयांग यूडू वहां नहीं था। ग्रहों का संचार अभी भी कार्यात्मक था और लिन शेन ओयांग यूडू से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वह पहुंच से बाहर था और उनसे संपर्क करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। त्वरित विचार के साथ लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के अन्य सदस्यों से संपर्क किया और परिणाम वही था, किसी से भी संपर्क करने में असमर्थ। लिन शेन ने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि सम्राट तियानशु के लिए एक पंजा एजेंसी के रूप में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को शायद साफ कर दिया गया था। ये सोचकर कि ओयांग यूडू और अन्य लोगों का क्या हाल होगा और अगर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा तो लिन शेन को नहीं पता था कि क्या करना है। तत्काल व्यक्तिगत ऋण। तत्काल व्यक्तिगत ऋण। हम पहले स्थिति को देखने के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, लिन शेन ने फैसला किया और बाहर निकल गया। डीन, ऐसे समय में क्या हमें जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर नहीं जाना चाहिए? पहले स्काई पिनेकल स्टार को छोड़ देना चाहिए और फिर योजना बनानी चाहिए। कोन चुवान ने देखा कि लिन शेन टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर नहीं जा रहा था, जो उसे समझ से परे लगा। मूलतः स्काई पिनेकल स्टार पर वापस लौटने और पकड़े न जाने के बाद कोन चुवान को कुछ अप्रत्याशित और मन ही मन प्रसन्नता महसूस हुई। उसने सोचा कि वे टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर जाने और स्काई पिनेकल स्टार को छोड़ने का अवसर ले सकते हैं। कौन जानता था कि लिन शेन पहले टेलीपोर्टेशन स्टेशन नहीं जाएगा बल्कि घर वापस आ जाएगा। अब जब वे घर लौट आए थे और लिन शेन ने अभी भी टेलीपोर्टेशन स्टेशन जाने की योजना नहीं बनाई थी, तो कोन चुवान को लगा कि लिन शेन शायद मौत को कुछ ज़्यादा ही आमंत्रित कर रहा है। इस समय लिन शेन के पास अभी भी यहाँ घूमने का अवकाश था। क्या आप ओयांग यूडू को खोज रहे हैं?
स्वर्गीय संगिनी कोंग चुवान से कहीं अधिक चतुर थी, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिनशेन क्या करने का इरादा रखता है। लिनशेन ने थोड़ा सिर हिलाया, वह घर पर नहीं है और मैं उससे मिल नहीं सकता, मुझे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट जाकर देखना होगा। तो फिर चलें, स्वर्गीय संगिनी ने सिर हिलाया। बहन, तुम इतनी भ्रमित कैसे हो सकती हो? हम अभी यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं और जल्द ही कोई हमें पकड़ने आएगा, कोंग चुवान ने उत्सुकता से आग्रह किया। लिनशेन को समझाने की आवश्यकता के बिना स्वर्गीय पत्नी ने कहा, कोई भी अब हमें पकड़ने नहीं आया है क्योंकि वे जानते हैं कि हम भाग नहीं सकते। टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर निश्चित रूप से भारी सुरक्षा वाले सैनिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जल्दी जाते हैं या देर से। कोंग चुवान ये सुनकर चुप हो गया। लिनशेन के साथ अमर के बिना उनके पास टेलीपोर्टेशन स्टेशन में घुसने की क्षमता का अभाव था, वहां जाना व्यर्थ होगा। लिनशेन को पता था कि कोंग चुवान वास्तव में स्वर्गीय संगिनी को बाहर भेजना चाहता था और उसने उसके साथ बहस नहीं की, बल्कि सीधे दिव्य मास्टर संस्थान की ओर बढ़ गया। रास्ते में लोग समय समय पर उनकी ओर इशारा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने उनकी पहचान ली थी और वे सभी इस समय कुछ हद तक हैरान थे कि उन्होंने फिर भी यहाँ आने का साहस क्यों किया। वास्तव में जब लिनशेन और अन्य लोग स्काई पिनिकल स्टार पर वापस आए तो विभिन्न परिवारों को पहले ही खबर मिल चुकी थी और वे सभी गुप्त रूप से यहाँ की स्थिति की निगरानी कर रहे थे। एक सम्राट तियानशु की पसंदीदा पत्नी थी और दूसरी सम्राट तियानशु की पालतू अधिकारी थी। इन दोनों लोगों ने अभी भी खुले तौर पर स्काई पिनिकल स्टार पर लौटने का साहस किया, जिससे वे सभी कुछ हैरान महसूस कर रहे थे। सीलबंद आकाशीय मास्टर संस्थान। लिनशेन और उसके 3 साथी सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचे और दूर से ही उन्होंने देखा कि इंस्टीट्यूट के बाहर सेलेस्टियल गार्ड्स का एक बड़ा समूह तैनात है। अतीत में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट एक ऐसा स्थान था जिसकी किसी को परवाह तक नहीं थी। अब इसकी सुरक्षा में इतने सारे गार्ड कैसे तैनात हो सकते हैं? अब ये निश्चित हो गया था कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पर कब्जा कर लिया गया है। गार्डों को देखकर लिनशेन के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। यदि सभी को पकड़ लिया गया होता तो सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट जैसी जगह पर निगरानी रखने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं होती। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी का मतलब था कि अंदर अभी भी लोग हो सकते हैं, या अंदर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि वहाँ लोग हों, भले ही ओयांग यूडू वहाँ न हो, लेकिन अंदर मौजूद लोग उसे कुछ जानकारी दे सकते हैं। गेट पर उन्हें रोकते हुए गार्ड ने कहा, रुको, यह क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र है, अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? लिनशेन ने गार्ड की ओर देखते हुए पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, गार्ड ने लिनशेन को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप मुझे पहचानते हैं, लिनशेन ने उदासीनता से कहा। मैं आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, अगर मैं अंदर नहीं जाता तो कोई बात नहीं। आपको बस मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि क्या सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अभी भी कोई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर गार्ड जोर से हंसने लगा। लिनशेन, तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। समय बदल गया है, हमारी दिव्य जाति के स्वर्गीय सम्राट अब भगवान आनी हैं, तुम्हारे स्वामी नहीं। मैं तुमसे क्यों परेशान हूँ? लिनशेन भी मुस्कुराया। वह इन साधारण पहरेदारों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था, उनका उच्च अधिकारियों के संघर्षों से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी अब एक पहरेदार ने उसे परेशान करने की हिम्मत की। विचार करने पर यह बात समझ में आई। अधिकांश दिव्य जाति के लोगों में गर्व और बहिष्कार की गहरी भावना थी, यहाँ तक कि ये पहरेदार भी उसे, अन्य जातियों के व्यक्ति को, नीची नज़र से देखते थे। जैसी स्थिति थी, लिनशेन ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे अंदर चला गया। गार्डों ने तुरंत अपने जीवन आधार को बुलाया और लिनशेन को रोकने की कोशिश की। यहाँ के रक्षक कम से कम आरोही थे, जिनमें से कुछ नेताओं के पास निर्वाण स्तर की ताकत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने जीवन आधार को बुलाया, वे पहले से ही एक भयानक शक्ति से अभिभूत थे, सीधे जमीन पर पिन किए गए थे। उनके जीवन आधार भी जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ। यान रुयू ने तो अपनी कानूनी शक्ति का केवल थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, जिसका ये गार्ड विरोध नहीं कर सकते थे। जमीन पर लेटे हुए गार्डों को नज़रअंदाज करते हुए लिनशेन प्रवेश द्वार पर गए और सीधे सीलबंद दरवाजा खोल दिया। वे चारों अंदर गए और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक अजीब सी खामोशी देखी। अचानक लिनशेन की तीव्र श्रवण शक्ति ने एक कमरे के अंदर से कराहने की आवाज़ सुनी। बस यही एक आवाज़ थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आवाज़ तेज नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिनशेन के दिमाग में तुरंत ही एक ऐसी छवि उभरी जिसमें किसी को अंतिम सांस तक बेरहमी से पीटा जा रहा था, फिर उसे भयंकर यातनाएं दी जा रही थीं और बेहोश होने से पहले वह कमजोर स्वर में आखिरी चीख निकाल रहा था। लिनशेन अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उसका शरीर तुरंत ही पिछवाड़े के कमरे के बाहर पहुंच गया जहां से शोर आ रहा था। उसने एक पैर से दरवाज़ा खोला।
अंदर की स्थिति देखकर लिनशेन स्तब्ध रह गया। उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। स्वर्गीय संगिनी और उसका दल पीछे पीछे आया और अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। वहां कोई मारपीट नहीं हुई, कोई यातना नहीं हुई, यहां तक कि वहां कोई सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आया। विशाल गोदाम में अनसाई, ची शिनहुओ, कई उपडीन तथा ओयांग यूडू और लिन वान सहित अन्य लोग आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ी मेज के चारों ओर इकट्ठे होकर हॉटपॉट खा रहे थे। ची शिनहुओ ने अभी अभी हॉटपॉट से चॉपस्टिक से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला था और उसे खाने ही वाला था कि तभी दरवाजा जोर से खुल गया और जब वह मुड़कर देखने लगा तो वह वहीं जम गया। लिनशेन को अंततः एहसास हुआ कि वह आउच ध्वनि क्या हो सकती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ रही होगी जिसने हॉटपॉट खाते समय अपना मुंह जला लिया था। डीन, तुम वापस क्यों आ गए? अंसाई ने चिंता से कहा, इस समय तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, इसके बजाय तुम्हें बाहर ही चुपचाप लेट जाना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। आप सभी के साथ क्या हो रहा है? ये देखकर कि वे सभी ठीक थे और ओयांग यूडू को कोई चोट नहीं आई, लिनशेन के दिल से एक भारी पत्थर गिर गया। मांस का टुकड़ा मुंह में डालकर कुछ देर चबाने के बाद ची शिनहुओ बोला, डीन, आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम इतने सालों से सेलेस्टियल रेस के साथ मिलजुल रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ दिन यहाँ खा पीकर आराम कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, अब वापस लौटना शायद मुश्किल में डाल देगा। वाइस डीन कियाओ ने लिनशेन के पीछे खड़ी स्वर्गीय संगिनी को एक असामान्य भाव से देखा। डीन, आपको वास्तव में वापस नहीं आना चाहिए था। आपकी परेशानी अब बहुत बड़ी है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। मेलानिया के ये आउटफिट्स हमारे बैंक अकाउंट को पूरी तरह से तोड़ देंगे। लिनशेन ने खुद पर कड़वी मुस्कान बिखेरी, ये जानते हुए कि अगर उसे पता होता कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा तो वह कभी यहाँ नहीं आता। ओयांग यूडू ने कहा, हमारे संचारक छीन लिए गए, हम आपसे संपर्क नहीं कर सके। लिनशेन ने सिर हिलाया, फिर सभी की ओर देखा और पूछा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आप मेरे साथ जायंट रिंग स्टार आने को तैयार हैं? डीन, क्या आप सेलेस्टियल कोर्ट में जा रहे हैं? ची शिनहुओ ने आश्चर्य से पूछा। यदि लिनशेन सेलेस्टियल कोर्ट में नहीं जा रहा होता तो वह ऐसे समय में वापस कैसे आ पाता और उसके पास उन्हें विशालकाय रिंग स्टार में ले जाने का क्या अधिकार होता? लिनशेन कुछ और कहना चाहता था जब अचानक उसने बाहर से तेज कदमों की आवाज़ और ठंडी चीख सुनी। लिनशेन, मुझे नहीं लगता था कि तुम वापस आने की हिम्मत करोगे, एनजियाहे ने तीखी आवाज़ में कहा। लोगों को आंगन में ले जाकर लिनशेन को गौर से देखा। वाइस डीन एन और वाइस डीन कियाओ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोचा था कि लिनशेन शायद सेलेस्टियल कोर्ट में चले गए होंगे, इसलिए उन्होंने लौटने की हिम्मत की, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था, जिससे उन्हें थोड़ी चिंता हुई। मैं वापस लौटने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूं। क्या मेरा वापस आना सामान्य बात नहीं है? लिनशेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। पुराना चोर तियांशु गिर गया है, अब कौन सा दिव्य गुरु संस्थान बचा है? तुम, एक अपराधी और नौकर, खुद को डीन कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एनजियाहे ने तिरस्कार के साथ कहा, यदि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो और अपने द्वारा किए गए सभी शर्मनाक कामों को स्वीकार कर लो तो तुम्हें उम्मीद की एक किरण मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि आप किस शर्मनाक काम की बात कर रहे हैं, लिनशेन ने एनजियाहे को देखते हुए कहा। जब तक बहुत देर न हो जाए, पश्चाताप करने से इनकार करते हुए उसे नीचे ले जाओ, एनजियाहे ने अपने पीछे खड़े लोगों को आदेश दिया जो लिनशेन को गिरफ्तार करने का इरादा रखते थे। जब से उसने सुना था कि लिनशेन वापस आ गया है, एनजियाहे खुद को रोक नहीं सका और अपने आदमियों के साथ लिनशेन और स्वर्गीय संगिनी को गिरफ्तार करने के लिए आया। उन्होंने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के पुराने लोगों की परवाह नहीं की, जिनके सेलेस्टियल रेस के भीतर गहरे संबंध और जटिल नेटवर्क थे। उनके जैसा जूनियर उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। लेकिन लिनशेन और स्वर्गीय पत्नी अलग थे, दोनों का दिव्य जाति के भीतर कोई वास्तविक आधार नहीं था। उनकी निर्भरता सम्राट तियांशु से ज्यादा कुछ नहीं थी। सम्राट तियांशु के पतन के साथ, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल दो निर्वाण स्तर थे जो ज्यादा परेशानी पैदा करने में असमर्थ थे। इस बार वह अपने साथ अमर सैनिकों को लाया था, जिसका उद्देश्य एक ही बार में दोनों को पकड़ना था। यह न केवल एक प्रतिशोधपूर्ण विजय होगी, बल्कि एक पुण्य कार्य भी होगा। मिस्टर जियाहे, अगर आप हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या आपके पास सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट है? वाइस डीन एन खड़े हुए और एनजियाहे को दृढ़ता से देखा।